7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2020 का मैं शेयर जी। कर देता हूँ अभी, ये मेरे पास पड़ा है, आप लोग उसमें से देख लें कि वाकई उसमें से 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2015, 17 और 20 तीनों जो है ना, आप लोगों के क्या कहते हैं इसको, पास पेपर मैं अभी करने लगा हूँ। अभी आपने याद दिला दिया, मैंने 1-2 दफा पहले भी ट्राई की थी, लेकिन फिर मैं ज़हन से स्किप हो जाता है। अभी मैं पहले शेयर कर दूं आपके ग्रुप में वो, उसके बाद हम जो है ना स्टडी स्टार्ट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कुछ चीज़ें आपसे पूछनी थी। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के कंसेप्ट जिनको क्लियर नहीं है वो मैं मतलब करवा दूंगी अगर वो करना चाहते हैं तो। हाँ जी, और अगर सर देखें जी। और सर दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है मुझे इसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरी। अगर हमें कोई एमसीक्यू वगैरह ना आता हो तो ये बेहतर है कि हम उसे छोड़ दें या गेस कर दें, इस तरह कुछ। देखिए, जो छोड़ मेरा देना बेहतर तरीकाकार होगा है, या? मैं आपको बताता हूँ, हर बंदे का ना अटेम्प्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। अब जो मेरा है ना, वो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ भाई, पहले जो है ना मुझे एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जिसमें मुझे 1% भी जो है ना शक नहीं होता कि ये मेरा गलत हो सकता है। तो सिर्फ मैं पहले वही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और फिर मैं उनके नंबर्स को काउंट कर लेता हूँ कितने, क्योंकि मैंने मुझे पता है कि टफ से टफ या इजी से इजी भी कंप्यूटर साइंस का पेपर है ना, उसका मेरिट कभी भी 60 से अबव नहीं जाएगा। हमेशा मेरिट जो है ना आपके 50 और 60 के दरमियान रहता है। मैंने नहीं देखा अपनी मतलब 5-6 साल इसमें जर्नी में कि किसी भी उसका टेस्ट का रिजल्ट जो है ना 55 से भी इवन क्रॉस किया हो। लास्ट जो है 54 समथिंग था जो मैंने अभी तक नोटिस किया। तो मैं फिर वो काउंट करता हूँ कि ये कितने हैं मुझे फीमेल आते का हैं। ठीक है जी, क्या कह रही हैं आप? फीमेल का मेरिट का फीमेल का फीमेल को सर तो और भी मेरिट कम कहाँ होता है, तक आ फीमेल जाता को और भी कम होता है, फीमेल को और भी कम होता है। उसमें मजीद आपको जो है ना रिलैक्सेशन मिल जाती है। मैं स्पेसिफिकली मेल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप काउंट करें जैसे मैं करता हूं, अगर तो वो मतलब 50-55 से के आसपास हैं, जो कि तकरीबन होते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 50 से कम काउंट हो। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे पता है, लेकिन क्योंकि मैं मजीद थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा मजीद फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जिन्हें मुझे सिर्फ 2 में शक होता है, यानी कि हाँ 2 मुझे, और मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूँ, जिसका मुझे पता है कि यार ये तो एमसीक्यूज बिल्कुल रेलिवेंट है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको मैं सिंपल जो है ना एक्सक्लूड कर देता हूँ। और इस तरह मैं देखता हूँ कि आखिर में मुझे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मिले जिनमें 2 में शक रह जाए, फिर क्या होना उनको मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे मतलब ये साइकिल कह लो, लैब कह लो, इसमें जितने भी हो जाए बस दैट्स इट, इतने ही मैं अटेम्प्ट करता हूँ। और मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी जो है ना कोई 70-72-73 से ज्यादा एमसीक्यूज लगाए। तो मैं बिल्कुल भी वो एमसीक्यूज टच नहीं करता जिनमें मुझे पता होता है कि ये बिल्कुल ही मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, या 2 से ज्यादा में मुझे शक है, मैं बिल्कुल भी वो टच नहीं करता, और ना ही मैं इनको मार्क करता। मैं या तो वो लगाता हूँ जो मुझे 100% आते हैं, या सिर्फ मैं वो लगाता हूँ जिनमें मुझे आप मैंने बता दिया कि ज्यादा मतलब सिर्फ 2 में शक हो, इसके अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। हर किसी का अलग होता है, कोई आपको बताएगा जो रिकमेंड हुआ भी होगा कि मैंने 100 के 100 लगाए थे। देखो उसके अगर फॉर एग्जाम्पल 60 ठीक थे और 100 बाकी 40 उसने तुक्के लगाए हैं, अब 40 में से देखे अगर बिल्कुल अब नेगेटिव मार्किंग करें तो कितने, मेरे ख्याल में 8 नंबर बनते हैं, सारे के सारे भी गलत हो, या जितने भी बनते हैं 10 के साथ आप लगाओ तो 4 और 4 2.5 नंबर, और 4 तकरीबन 10-11 नंबर बनते हैं अगर 40 के 40 भी गलत हो। अब उस 10-11 नंबर में आपने 40 तुक्के लगाए, हो सकता है कि 10-11 आपके ठीक भी हो जाए, तो वो चीज वहां पे कवर हो जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके जो ओरिजिनल ठीक है ना वो इतने हों कि 50 से 55 या 60 के दरमियान उनका काउंट हो, तभी आप तुक्के लगाओ, आप उस पर खेल सकते हो। अगर आपको वैसे ही 30-35-40 आते हैं और आप बाकी 60 तुक्के लगा दो, फिर आपका क्लियर नहीं होगा। बंदे के मार्क्स तकरीबन वही होते हैं जो इसको एक्चुअल में आते हैं, बाकी चीज जो है ना कंपनसेट होती है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप देख लीजिएगा, जो आप एक दफा लगा के गिनेंगे ना, उसके बाद बेशक आप 100 के 100 भी लगा के आए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर का फर्क आएगा। नंबर वही आते हैं इंसान को जो उसको एक्चुअली आते हैं। बहुत कम चांसेस हैं, देखो 0.2 मतलब 25% चांसेस हैं एक एमसीक्यूज के ठीक होने के, 75% चांसेस के आपको गलत होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तुक्के भी वहां पे लगाओ ना जहाँ पे कुछ तो दिमाग का यूज करो, थोड़ा बहुत तो आपको आता हो ना, वहां पे तो चलो चल जाता है। तो कब बिल्कुल आपको आता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे? मैं तो इवन जनरल नॉलेज के भी वो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जो मैंने कभी सुने ही नहीं है, मुझे पता है कि इसमें कभी भी तुक्का नहीं लगेगा। सब्जेक्ट तो फिर रह गया जगह पे। जनरल नॉलेज क्योंकि हमारे पोर्शन जो है ना वो आसान होता है, लेकिन उसमें अगर जो मुझे लग रहा है कि ये चीज मैंने नहीं पढ़ी तो मैं नहीं लगाता। अब हालांकि अभी पिछले 2020 का था कि 22 का था, फिर आया होता रिसेंटली पाकिस्तान तुर्की का और ईरान का मेरे ख्याल में कोई माहिदा हो, तो मैंने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में।
लेकिन मेरे ध्यान से वो स्किप हो रहा था, हालांकि मुझे पता था कि तुर्की है, उन्होंने पूछा भी यही होता कि तीसरा कंट्री कौन सा, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ आया था, मैंने रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। तो आप देखो आप किस ग्राउंड पे आप किस तरह खेलते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर तो आपको लक पे यकीन है, क्योंकि मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्ड वर्क के आगे जो है लक कोई चीज़ नहीं है, तो फिर तो आप लगा सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि पहले एक दफ़ा आप सारे लगाओ जो आपको आते हैं, उसके बाद काउंट करो। अगर तो 50-55 के बीच में, फिर आप मजीद 10-12 की जो है ना तो निकाल सकते हो कि हाँ यार 10-12 वो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा थोड़ा शक है वो आप लगा दो, बस इससे ज्यादा ना लगाओ। कभी भी मेरिट, अगर कभी किसी कंप्यूटर साइंस का एक सीट भी है ना, उसका मेरिट 60 क्रॉस कर जाए ना, आप सेम डे पे मुझे कॉल करके ब्लेम कर सकते हो और मैं जस्टिफाई भी करूंगा उस चीज। अभी ये देखो तीन तीन सीट्स आई हुई थी जिसमें उस दिन यासर ने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। 3 सीट्स थी और मेरे ख्याल में काफी लोग अप्लाई करने वाले थे। 40 मेरिट था उसका, यानी जिसके 40 लोएस्ट मेरिट पॉसिबल है। मतलब बिल्कुल ना रोकना हो ना, जिस बंदे को पास करना वो 40 वाला होता है। 40 से लो मेरिट जो है ना पॉसिबल नहीं है, वो बंदा फेल होता है। कम से कम जो कह लो कि लिमिट है ना वो 40 मेरिट की है, तो उसका 40 मेरिट था 3 सीट्स पे। इसी तरह हमने एक दो पीछे दिए, एक एक सीट्स थी। मेरे तो उसमें खैर 59-58 के करीब आए थे, लेकिन मेरिट उसका 49 था एक सीट का। इतना लो मेरिट होता है इसमें, देखिए। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक हमने जो है ना डेडलॉक अवॉइडेंस हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने दो पॉसिबिलिटीज देखी थी कि आप डेडलॉक को कैसे अवॉइड करते हो। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि जब आपके पास आपके सिस्टम में सिंगल इंस्टेंस हो ईच एंड एवरी रिसोर्स का। सिंगल इंस्टेंस से मुराद है कि सिर्फ एक वो चीज आपके पास क्वांटिटी में लगी हो। जैसे मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी थी, वो आपका एक रिसोर्स है, तो एक ही प्रिंटर आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल है। इस तरह मैंने डिस्क ड्राइवर की या स्कैनर की या प्रोसेसर की इवन के एग्जांपल दी थी। ये सारे आपके रिसोर्स कैटेगरी में आ जाते हैं, और इनकी तादाद अगर आपके कंप्यूटर में एक एक लगी हुई है तो हम कहते थे कि सिंगल इंस्टेंस है। तो इस तरीके में अगर आपने सॉरी अवॉइड करना था डेडलॉक को, तो हमने देखा था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो हमें काफी हेल्पफुल साबित हुआ था। हम देख लेते थे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सिंगल इंस्टेंस की सूरत में था, अगर आपको लोगों को नजर आ रहा है तो। इसमें क्या है कि हमने जैसे ही किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की, तो हम फौरी तौर पर उसको रिसोर्स नहीं देते थे, बेशक वो फ्री भी हो। हम चेक करते थे कि अगर हमने ये रिसोर्स इस प्रोसेस को दे दिया तो क्या साइकिल तो नहीं फार्म हो जाएगा। और हमने देखा था कि अगर साइकिल फार्म होता है तो फिर हम उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करते। हाँ, अगर मैं इस प्रोसेस को ये चीज दे दूं और स्टिल साइकिल फार्म नहीं हो रहा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तो इसका मतलब था कि मेरा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहेगा, और फिर मैं उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को एलोकेट कर देता था। उसके बाद हमने सेम तरीकाकार मल्टीपल इंस्टेंस के लिए भी देखा था, और मैंने बारी बारी बल्कि 2 दफे रन भी करवाया था। तो उस वक्त सर मैंने जी, बताया था कि जी सर ये इसी तरह इसका प्रोसेस होता है ना, क्लेम से रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट से असाइनमेंट पे, असाइनमेंट से फिर क्लेम पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त भी मैंने आपको ये सॉल्व करते हुए बताया था कि एग्जैक्टली यही चीज जो है ना वो बैंकर्स एल्गोरिथम में आती है। बस उसका नाम जो है ना थोड़ा सा चेंज करके हमने सोफिस्टिकेटेड सा लिख दिया, क्योंकि जब भी वो प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो इस तरह का ग्राफ नहीं दिया, वो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाली है। तो आज हम इस बैंकर एल्गोरिथम को देखते हैं। तो याद रखना है कि बैंकर एल्गोरिथम अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस है या प्रिवेंशन। तो जैसे मैं इसको याद रखता हूँ, वो मैं एबी से रखता हूँ, अवॉइडेंस बैंकर के बिल्कुल साथ साथ आते हैं। आप लोग जैसे कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप इसको पढ़ोगे तो आपको वैसे याद होना शुरू हो जाएंगी चीजें, आपको क्रैम करने की जरूरत रहेगी नहीं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इसमें हम देखते हैं क्या चीज है। तो देखें दी, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें मजीद चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन किस देखें तरह अरे के सोर्स जी क्या कह रही सर हैं? इसमें से क्वेश्चन किस किस्म के आ सकते हैं? एमसीक्यूज सर में तो इसमें से इसमें नहीं क्वेश्चन किस आएंगे। तरह के आ सकते हैं जो देखें सॉल्व करने वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि मैक्स क्या होता है, एलोकेशन या रिक्वेस्ट को आप कैसे निकाल सकते हो, या ये किस कैटेगरी में अप्लाई होता है, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंस्टेंस की सूरत में होता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि ये अवॉइडेंस का या प्रिवेंशन का, ये पूछा भी जा चुका है। या अच्छा, रूल्स फिर इसका काम करने का तरीका पूछा जाएगा कि ये कैसे डिसाइड करता है कि हम डेडलॉक को अवॉइड कर रहे हैं या नहीं। तो उसके पीछे की लॉजिक मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि सेफ स्टेट का, तो सेफ स्टेट के रूल पे काम करता है। तो इस तरह की चीज आ सकती है। ये पूरा क्वेश्चन तो जाहिर है ये 10-12 नंबर का बनता है। तो जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे एम फिल इंट्री टेस्ट है, जैसे अभी लम्स के ओपन है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हो एम फिल के लिए, वहाँ पे इसके आने की चांसेस है ये कायदा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो आप लोगों के पास ये कम से कम सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। हाँ, ये जो चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, ये चीजें कम से कम आपको अच्छे से पता हो और इसमें किसी भी किस्म की एम्बिगिटी ना हो, तो फिर इसके लिए कोई मसला नहीं है।
देखिए जी क्या चीज है ये, रिसोर्स एलोकेशन यानी कि बैंकर्स ठीक है। एल्गोरिथम क्या करता सर है, इससे रिसोर्स पिछली को स्लाइड नहीं पढ़ेंगे? एक मिनट पहले हम ये कर लें फिर हम करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन यानी कि आप इसको मुख्तलिफ रिसोर्सेज को मुख्तलिफ प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड दूसरा क्या काम है इसका, डेडलॉक अवॉइडेंस, और दूसरा काम ये है कि डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए एल्गोरिथम यूज होता है। दोनों काम करता है ये एल्गोरिथम। विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट, कैसे कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी रिसोर्स के लिए उसको टेस्ट करेगा फॉर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का हमने देखा था कैसे टेस्ट करता है कि क्या इसमें साइकिल तो नहीं बनेगा, लेकिन ये चेक करेगा कि सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं, और सेफ स्टेट हम अभी देख लेंगे कैसे चेक करता है। दूसरा पॉइंट है कि चेक्स फॉर द सेफ स्टेट, वही चीज आगे के सेफ स्टेट के लिए चेक करता है। कैसे, इफ आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट आई हुई है और अगर मैं इस रिक्वेस्ट को यानी कि मैं से बता सिस्टम पूरा कर देता हूं, क्या उसके बाद मैं स्टिल सेफ स्टेट में रहूंगा? अगर तो हाँ तो फिर तो ठीक है, ये रिसोर्स जिसने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है उसको दे दो। एंड इफ देयर इज नो सेफ स्टेट, और अगर रिसोर्स को एलोकेट करने के बाद मुझे लगता है कि मैं अनसेफ स्टेट में आ जाऊंगा, देन डोंट अलाउ द रिक्वेस्ट, तो तब आप इस रिसोर्स को जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की हुई है उसको एलोकेट नहीं करोगे। तीसरा पॉइंट है ये जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इंस्टेंस फॉर रिसोर्स। अगर ऐसी सूरत में ये यूज होगा जब आपके पास किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस। अच्छा ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी। ईच प्रोसेस मस्ट अ प्रायोरी क्लेम ऑफ मैक्सिमम यूजेज, यानी कि हर प्रोसेस पहले ही बताएगा कि मुझे फलां रिसोर्सेज के फलां इंस्टेंस इतनी तादाद में चाहिए होंगे। पहले से मुराद है कि शुरू होने से पहले ही वो अपने आप को उसको सिस्टम को बताए। अच्छा, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, जाहिर बात है हमने देखा था कि रिक्वेस्ट करने के बाद ये एल्गोरिथम रन करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट के बाद उस प्रोसेस को रन करना पड़ेगा जब तक कि ये एल्गोरिथम रन करके हमें बता नहीं देता कि ये चीज एलोकेट करनी चाहिए या नहीं। तो वही बात लिखी हुई है कि उसने रिक्वेस्ट कर दी, इट मस्ट हैव टू वेट, उसको लाजमी तौर पे वेट करना पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता कि उसको फौरी मिल जाए, बेशक फ्री भी है। व्हेन अ प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज, हाँ एक दफा प्रोसेस को तमाम के तमाम रिसोर्सेज मिल गए, फिर उसके बाद इस पे टाइम लिमिट होगी। देखो, इट मस्ट रिटर्न्स देम इन अ फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, वो लाजमी तौर पे फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उसको रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा उसका बेसिक सी थी, अब हम इसको देख लेते हैं। देखें जी क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होंगी जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है और हमें कहा जाता है कि आप डिसाइड करो कि ये एलोकेशन सेफ स्टेट में होगी या नहीं। तो जिसको आप कह सकते हो कि इनपुट क्या क्या चीजें, ये चीज आपको हमेशा दी गई होंगी जब भी आपको ये प्रॉब्लम कहीं पे भी दिया गया होगा। एक चीज होगी कि हर प्रोसेस हमने पढ़ा के बताएगा कि मुझे फलां रिसोर्सेज के फलां इंस्टेंस चाहिए होंगे, तो ये वही चीज है, मैक्स नीड ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस की हर रिसोर्स की मैक्सिमम तादाद को पहले ही बता दी जाए। दूसरी क्या चीज इनपुट में, करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। जाहिर है जब एक प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो पॉसिबल है कि उसने ऑलरेडी कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड किया हो, तो ये दूसरा वही बता रहा है कि करंटली अगर कोई उसको रिसोर्स एलोकेट हुआ है तो वो भी हमें इसमें इनपुट के तौर पे दिया जाए। और तीसरा, मैक्सिमम फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम, इस वक्त आपके सिस्टम में कितने रिसोर्सेज कौन कौन से और उनके कितने कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, ये तीनों चीजें आपको दी जाएंगी। हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, द रिक्वेस्ट विल ओनली बी ग्रांटेड अंडर द बिलो कंडीशन, इसी सिर्फ दो कंडीशंस में हम रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे। कब, इफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम नीड टू दैट प्रोसेस। क्या मतलब है, पहले प्रोसेस ने मुझे कहा था कि लेट से ए रिसोर्स के मुझे 3 इंस्टेंसेस चाहिए होंगे, तो उसने पहले बता दिया। अब ये मैं इस कंडीशन को बताने लगा, फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ए के जो है ना 2 इंस्टेंस दे दो। अब मैं चेक करूंगा कि जो अभी इसने रिक्वेस्ट किया है और जो उसने मुझे अपने मैक्सिमम तादाद पहले ही बताई थी, क्या ये इससे कम है? अगर तो कम है तो इसका मतलब है पहली कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई, लेकिन इसके बाद मुझे दूसरी जो है ना चेक करनी है। लेकिन यहीं पे अगर वो 4 की रिक्वेस्ट कर देता है और मैं चेक करता हूँ इसकी मैक्सिमम नीड से और वो उसने बताई हुई थी 3, तो मैं सिंपली यहीं पे डिस्कार्ड कर दूं कि मैं सेकंड रिक्वेस्ट को चेक ही नहीं करूंगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसने 2 की रिक्वेस्ट की, यानी कि पहली रिक्वेस्ट मेरी ट्रू है। अब मैं अगली कंडीशन को चेक करता हूँ, वो क्या दी, इफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस, जैसे अभी इसने ए रिसोर्स के 2 इंस्टेंस मांगे हैं, इज लेस देन, ये अमाउंट लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए किससे, फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम। अब देखो 2 उसने मांग लिए और शुरू में उसने 3 बताए थे, ये दोनों कंडीशन ठीक है ट्रू है, लेकिन अभी उसने 2 मांगे हैं और एक है मेरे पास सिर्फ अभी एक इंस्टेंस अवेलेबल है। देखो मैं इसको फुलफिल नहीं कर सकता, जाहिर है मेरे पास एक उसने 2 मांगे हो तो मैं कैसे दूं।
तो दोनों कंडीशन में चेक करूंगा, एक तो ये कि जो उसने मैक्सिमम तादाद अपनी बताई थी उससे कम मांग रहा है ये इस वक्त, और दूसरा ये कि जितने ये मांग रहा है इस वक्त मेरे पास सिस्टम में अवेलेबल भी है। अगर तो ये दोनों ट्रू होंगे तो फिर मैं इसको दे दूंगा, अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुई तो फिर मैं इसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं करूँ। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, जो हमने इनपुट के तौर पे लिए वो तीनों इसमें डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे यूज होंगी। अवेलेबल कितने हैं, मैक्सिमम नीड क्या है, और कितने एलोकेट हो चुके हैं, ये तीनों इनपुट थी। ये एक नया डाटा स्ट्रक्चर हम खुद से बनाएंगे नीड का, इसको अभी कितनी नीड है अभी हम इसको बना के देखते हैं। जी सर क्वेश्चन है सर, अगर उसने 3 का पहले कहा है और 3 ही उसने डिमांड कर लिया तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी? बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, लेकिन हम स्टिल दूसरे चेक करेंगे कि क्या मेरे पास जो इसने डिमांड किए हैं 3 इंस्टेंस ए रिसोर्स के, क्या वो मेरे पास अवेलेबल भी हैं या नहीं। तो सर उसने चेक तो पहले मतलब डिमांड जो किए हुए हैं। देखिए वो तो उसने कर दिए हैं ना, लेकिन अभी मेरे पास वो अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है कि शुरू में मेरे पास 10 अवेलेबल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ए के देना शुरू कर दिए। तो जिस वक्त इस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है, देखो क्लेम होता है कि वो हमने कल भी देखा था, क्लेम वो करता था कि मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, फौरी तौर पर वो रिक्वेस्ट नहीं करता। क्लेम में वो बता देता था कि मुझे ये रिसोर्स जरूरत होगा और इसकी इतनी तादाद की जरूरत होगी। अब उसने बता दिया, ठीक है, हमने कंसीडर भी कर लिया, लेकिन जिस बात उसने एक्चुअल में रिक्वेस्ट की, क्या उस वक्त मेरे पास इतने अवेलेबल हैं कि मैं इसको दे सकूं। देखो आप मुझे कह देते हो कि सर 12 बजे जो है ना मैं आपसे 1000 रुपये जो है ना बोरो करूंगी, मैं कहूंगा ठीक है, मेरे पास 1000 रुपये थे भी उस वक्त, लेकिन कोई और दोस्त आया मेरे मुझसे 500 रुपये ले गया, 12 बजे मुझे आप कह रहे हैं 1000 रुपये दो, मैं आपको दे सकता हूँ? नहीं सर, ठीक है सर, समझ गई। तो ये वाला सीन है। तो देखें जी, इस तरह का आपको दिया गया होगा, हो सकता है कि कहीं पे ये अवेलेबल आपको ना दिया गया हो, लेकिन मोस्टली केसेस में अवेलेबल भी दिया गया होता है। अगर अवेलेबल नहीं भी दिया गया तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके इसमें बाद एलोकेशन से सर क्या मुराद था? एलोकेशन से मुराद है कि करंटली इस प्रोसेस को इस रिसोर्स के कितने इंस्टेंस जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं, यानी कि उसने होल्ड किए हुए हैं, पहले से जो मिले हुए हैं। पहले से मिले हुए जो है। अच्छा देखो 5 प्रोसेस है मेरे पास P0 से P4 तक, और 3 रिसोर्स टाइप्स हैं। एक है रिसोर्स ए जिसके मेरे सिस्टम में 10 इंस्टेंसेस हैं। दूसरा है मेरे पास रिसोर्स बी जिसके मेरे सिस्टम में 5 इंस्टेंस टोटल है। और तीसरा मेरे पास रिसोर्स है सी जिसके मेरे सिस्टम में 7 इंस्टेंस टोटल है। तो जो जो चीजें मुझे ऊपर दी गई हैं, और उसके बाद मैंने बताया था कि एलोकेशन, नीड और अवेलेबल, ये तीनों चीजें आपको दी गई होंगी, ये क्योंकि इनपुट में आती हैं। तो एलोकेशन और मैक्सिमम नीड तो लाजमी दी गई होगी। लेट से अवेलेबल नहीं भी दिया गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि अवेलेबल हम कैसे काउंट करेंगे। देखें आप जो है ना एलोकेशन में आके बारी बारी कॉलम वाइज जो है ना सारे रिसोर्सेज की तादाद को काउंट कर लोगे। 2 + 3 5 और +2 7। तो यहाँ पे मैं 7 लिख लेता हूँ। इस तरह मैं बी के काउंट करूंगा 1 और 1 2, और इस तरह मैं सी के काउंट करूंगा 2 3 और 2 5। अब मुझे पता चल गया कि ये एलोकेटेड है। इनको जो है ना मैंने सिंपली जो मेरे पास टोटल तादाद है उसमें से माइनस करना है। देखो ए के मेरे पास था टोटल 10, तो 10 - 7 करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये मेरे पास ए के जो है ना अवेलेबल निकला है। इसी तरह बी के मेरे पास टोटल थे 5 और एलोकेट हुए हैं 2, तो 5 - 2 करूंगा तो मेरे पास 3 जो है अवेलेबल में निकल आएंगे बी के। इस तरह मैं सी के काउंट करूंगा, मेरे पास 5 आए और टोटल थे 7, तो 7 - 5 करूंगा तो 2। तो ये मेरे पास जो है अवेलेबल, अगर आपको नहीं भी दिएगा तो मैंने बता दिया कि आप कैसे काउंट कर सकते हो। तो ये चीज मैंने जो है ना शुरू में लिख ली है कि इतने वक्त मेरे पास अवेलेबल है। तो तरीकाकार वही है जो कल हम देख चुके हैं, क्योंकि उसी पे ये बेस करता है। लेकिन उसमें हमने नई चीजें निकालनी है नीड की। नीड कैसे निकालनी है नीचे मैंने बता भी दिया है कि जो आपकी मैक्सिमम नीड है उसमें से आप एलोकेशन को माइनस करोगे। तो ये मेरे पास मैक्सिमम नीड है जिसको मैं अभी एरो के लगा के दिखा रहा हूं, और ये एलोकेट हुआ है ऑलरेडी। तो बस मैंने सिंपल माइनस करना है। तो कॉलम वाइज हम माइनस कर लेते हैं। देखो 7 में से 0 गया तो ए के मुझे स्टिल 7 नीड है प्रोसेस P0 के लिए, इसका ये मतलब। फिर दूसरा बी के मैं देखता हूँ 5 है और एलोकेट हुआ है 1, तो 5 - 1 4, तो बी के मुझे इस प्रोसेस P0 के लिए 4 स्टिल जरूरत है। इसी तरह सी के मेरे पास 3 नीड में है और एलोकेट अभी 0 हुआ है, तो इसका मतलब है इसको 3 के 3 जरूरत है स्टिल। इस तरह मैं दूसरे के निकाल लेता हूँ। प्रोसेस P1 को ए के 3 इंस्टेंस की जरूरत है और एक उसको सॉरी 2 उसको एलोकेट हुए हैं, यानी कि एक उसको स्टिल नीड है। इसी तरह बी के उसको 2 इंस्टेंस की जरूरत है और कोई भी एलोकेट नहीं हुआ हुआ, तो उसको
2 की ही जरूरत है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और बिल्कुल इसी तरह सी के लिए भी उसको 2 की ही जरूरत है क्योंकि अभी एलोकेट 0। उसका ये मतलब है अगर इतने इसको मिल जाए ना तो ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकता है, इसका ये मतलब है नीडेड इतने हैं। तो बाकियों के लिए देखो 9 इसको नीडेड है, 3 एलोकेट हुए हैं तो यानी कि 6 इसको जरूरत है, बाकी उसको बी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई एलोकेट हुआ है। जी सर ये नीला का एक दफा दोबारा बता दे, क्या बताना है इसमें से? मुझे समझ नहीं आई आपने ये किस तरह से किया, ये नील वाला जो कॉलम। देखो जो मैक्स का ये है ना आपके पास डाटा स्ट्रक्चर, इसको कॉलम वाइज माइनस करना है आपने एलोकेशन में से, यानी कि ए की वैल्यूज को आपने इस ए की वैल्यू से माइनस करना है जो ग्रे में आपको नजर आ रही हैं, और इसी तरह ग्रे वाली बी की वैल्यूज को ग्रीन वाली बी की वैल्यूज में से माइनस करना है हर रो के लिए, और इसी तरह ग्रे में जो आपको नजर आ रहा है सी की वैल्यूज, इनको आपने माइनस करना है जो ग्रीन में आपको नजर आ रही हैं सी की वैल्यूज इनमें से। तो सिंपल वही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग से लिख के मैं पहली रो पर लिख के दिखा रहा हूँ। देखो 7 5 ठीक है आगे। 3 ये ग्रे है, और इसमें से आप जो ग्रीन वाली है वो आपने माइनस करनी है 0 1 और 0। तो ये जो माइनस आएगा देखो 3 में से 0 गया 3, ये मैंने वही लिख दिया, 5 में से 1 गया 4, ये मैंने लिख दिया, और 7 में से 0 गया 7, वो भी मैंने लिख दिया। सबके लिए आपने हर रो के लिए ही करना है, ठीक है? जी सर आगे। ठीक है, तो बाकी के लिए इसमें देखो 2 - 2 0 1 माइनस और 1 और ये भी 1, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। 4 - 0 4, 3 - 0 और 1 मिनट 3 और 3 - 2 1, तो ये मैंने कर दी। नीड का जो है ना मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैंने जो है ना वही तरीकाकार है कल आपने जो देखा था उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन के लिए। अब नीड में से देखो और अवेलेबल में से देखो कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको ए के 3 या इससे कम रिसोर्सेज चाहिए, बी के 3 या इससे कम रिसोर्सेज चाहिए, और सी के 2 या इससे कम रिसोर्सेज चाहिए। हाँ बस वही चीज है, आप बिल्कुल पहले वाले प्रोसेस से स्टार्ट करोगे, कंपेयर करना शुरू कर दोगे। तो इसमें देखो ए ने 7 मांगे हुए हैं तो मजीद मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तो 3 अवेलेबल है, ये तो ये गया। तो दूसरा मैंने किया तो देखो इसने ए का मांगा हुआ है 1, मेरे पास है 3, बी के इसने मांगे हुए हैं 2, मेरे पास है 3, और सी के मांगे हुए 2 और मेरे पास है 2। हाँ ये मैं रिक्वेस्ट फिल कर सकता हूँ। समझ आ रही है? जी तो बस आपने नीचे लिख देना कि सबसे पहले, हाँ सबसे पहले आपने P1 को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे सीक्वेंस में लिख देना। तो आपने अभी सारे रिसोर्सेज जो है जी पूछें, रिपीट करें इसको। क्या चीज रिपीट करनी है? सर रिसोर्सेज का जो आप बता रहे थे ना इसको रिपीट करें, समझ नहीं आई। देखो आप इसको नंबर ले लो, देखो 332 है मेरे पास, बस आप इसको ऐसे देख लो, और आपने नीड में से कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 332 से कम या इसके बराबर हो। बताओ कौन सी है, शुरू से स्टार्ट करना है अपने पहली रो से, जो पहले मिल जाए। पहली रो में क्या वैल्यू लिखी हुई है नीड के? 743। उसको उन्हीं को बोलने दें। हाँ जी बताएं क्या वैल्यू लिखी हुई है? सर 7 लिखा हुआ है, 4 है और फिर सर 3 है। हाँ तो ये 743 बनता है। ये 332 से छोटा है बड़ा है? जी सर। क्या जी सर, छोटा है बड़ा है? सर किससे? 332 से। सर किससे छोटा है? सर समझ नहीं आई किससे? मुझे। क्यों समझ नहीं आ रही? 332 में क्या समझने वाली चीज है? नंबर है। 743 बड़ा है और 332 छोटा है सर। हाँ, वो क्या उससे समझने वाली accommodate चीज है? नहीं होता। 300 तो 332 में अब क्या समझाऊं मैं? 300 + 30 + 2 ऐसे समझाऊं? नहीं 332 सर वो छोटा है सर। कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ी, कोई नहीं सर आगे चलें। सर वो वैसे नहीं, थोड़ा तो सा बता देना कंफ्यूज ना। हो गए। बताएं जी बताएं क्या कंफ्यूजन है, स्टिल मुझे बताएं। देखिए मैंने कहा जो अवेलेबल में जो आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है ना उसको आपने नीड के साथ सर कोई कंपेयर करना है कंफ्यूजन बस। नहीं है।
नहीं उनको देखे ना, वो क्या उनको किस सूरत में आ रही है कन्फ्यूजन, वो बताए ना जी, बोले। बोलें तो सही, कम से कम अगर समझ नहीं भी आ रही है कम से कम कंफर्म तो करें। अच्छा देखिए, पहले मैंने यहाँ से कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया था ये बड़ी वैल्यूज है, इसको मैं नहीं कर सकता। जैसे ही मैं सेकंड पे आया मुझे पता चल गया कि यह छोटी है, इसको मैं जो है ना फुलफिल कर सकता हूँ। तो मैंने इनमें से जितने जितने इसको चाहिए थे यानी कि 1 2 और 2 एलोकेट कर दिए। अब जैसे कल हमने देखा था कि जब P1 को अपने सारे रिसोर्सेज मिल गए उसके बाद ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो जब जो अभी अभी मैंने इसको दिए हैं यानी कि A का 1 रिसोर्स, सॉरी 1 इंस्टेंस, B के 2 इंस्टेंस और 3 के 2 इंस्टेंस, ये तो ये रिलीज करेगा ही करेगा। इसके साथ जो इसने ऑलरेडी ऑक्युपाइड किए हुए थे, जो ऑलरेडी इसको एलोकेट हुए हुए थे, वो भी करेगा। वो कौन से थे? वो हमें एलोकेशन के डेटा स्ट्रक्चर से पता चलेगा। उसमें मुझे बता रहा है कि P1 के पास ऑलरेडी A रिसोर्स के 2 इंस्टेंस थे, B का 0 और C का भी 0। तो इस 2 को मैं जो अभी मैंने इसको दिए थे उसमें प्लस कर दूंगा और वो मैं अब लिख दूंगा नीड में। तो यानी 2 मेरे पास अभी अभी फ्री हुए हैं, तो 3 पहले थे, तो ये टोटल फ्री हो गए 5। और बाकी जो इसमें से मैंने 2 दिए थे उसने 2 ही मुझे वापस कर दिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये 3 के 3 रहे। और इसके भी इसने 2 मांगे हुए थे, मैंने 2 दे दिए, उसने 2 ही वापस कर दिए, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये 5 3 और 2 ही रहेगा। हाँ जी, ये अवेलेबल की अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछे, जो नया अवेलेबल मैंने निकाला है। सर ये 5 कैसे बनना है शुरू में? देखिए पहले मेरे पास कितने थे, एक कितने इंस्टेंस थे अवेलेबल? 3। P1 चल गया, P1 ने पहले कितने ऑक्युपाई किए हुए थे? एक 2 इंस्टेंस बताओ। एलोकेट थे उसे। हाँ, तो वो अब कंप्लीशन करके उसको फ्री नहीं करेगा? जी जी तो 5 3 + 2 कितने हो गए? ठीक है, यानी अवेलेबल प्लस एलोकेटेड फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल। हाँ अवेलेबल। अच्छा अब मेरे पास देखो 5 3 2 हो गया। अब आपने ये बात ख्याल रखना है कि जहां से आपने लास्ट एलोकेशन की थी उससे नीचे या उससे आगे स्टार्ट करना है। अब आपने अगेन P0 से स्टार्ट नहीं करना, यानी कि पहले मैं P1 को एलोकेट कर चुका था, तो उसके बाद मैंने इसके जो नेक्स्ट वैल्यू है इसके साथ कंपेयर करना है। तो मेरे पास है 532, इस तरह लगा लो या 5 3 2 लगा लो, आपकी मर्जी है। तो जो नेक्स्ट आ रही है P2 उसने रिक्वेस्ट की हुई है 600 की, तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास तो A के 5 है, इसने 6 मांगी हुई है, तो मैं दे ही नहीं सकता, तो ये मैं इसको कंसिडर नहीं करूँ। उसे नेक्स्ट जैसे मैंने मूव की तो मुझे पता चला कि P3 ने A के 0, B के 1 और C का B1 इंस्टेंस जो है ना वो रिक्वेस्ट किया हुआ है, और मैंने अपने आप से कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये मेरे पास है, तो ये मैं इसको दे सकता हूँ। तो इसमें से मैंने B का 1 और C का भी 1 इंस्टेंस इसको दे दिया, ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो जो मैंने अभी दिए थे यानी कि B का 1 और C का 1 ये तो रिटर्न करेगा ही करेगा, जो इसने ऑलरेडी ऑक्युपाइड किए हुए थे यानी कि A के 2 इंस्टेंस, B का 1 इंस्टेंस और C का भी 1 इंस्टेंस, ये भी ये रिटर्न करेगा। तो अब देखो मेरे पास अवेलेबल कितने हो जाएंगे? 5 पहले थे मेरे पास, 1 2 इसने अभी रिसेंटली फ्री किए हैं, तो 5 × 2 7। इसी तरह 7 B के मेरे 4 पास 3 हाँ 3 मेरे पास ऑलरेडी थे, 1 इसने अभी मुझे दिया है, तो 3 + 1 4। 2 C के मेरे पास ऑलरेडी थे, 1 अभी इसने फ्री किया है, तो 2 × 1 3। तो अब मेरे पास 7 4 3 जो है ना वो आ गया। नीचे नहीं लिखेंगे P3 के सामने? नहीं इसको यहीं लिखे जहाँ आपके आ रहा है, अवेलेबल में आपने लिखना है ना। नहीं, P3 की रो जो आ रही है ऊपर वाला तो एलोकेट ही नहीं नहीं किया इसको हमने। नहीं इसको ऐसे ही लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम ऑलरेडी अलग काउंट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि P3 के लिए कितने अवेलेबल हैं, ये हम टोटल अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। सही। तो लो जी P3 इसके बाद एग्जीक्यूट हुआ था, वो मैंने सेफ सीक्वेंस में यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ तक मैं P3 तक एलोकेट कर चुका था, तो इससे नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है मैं उसको कंसिडर करूंगा। मैंने बताया था कि नेक्स्ट आपने देखनी है नेक्स्ट। तो मुझे पता चला कि इसने 4 रिक्वेस्ट इंस्टेंस किए हुए हैं, A के 3 B के और 1 C का। तो मैंने अपने आप से कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि हाँ मेरे पास सारे इससे बराबर या ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ। तो जितने जितने मांगे हुए हैं इसमें से मैं दे दूंगा। इसको मिल गए सारे रिसोर्सेज, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। जो अभी मैंने इसको दिए ये तो रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस जो इसने ऑलरेडी ऑक्युपाई किए हुए थे वो भी रिटर्न करेगा। तो इसने ऑलरेडी A का 0 इंस्टेंस जो है वो ऑक्युपाई किया हुआ था, तो 7 + 0 7।
इसमें कोई चेंज नहीं आई। इसी तरह बी के भी इसके पास पहले कोई नहीं था, तो 4 + 0 4, इसमें भी कोई चेंज नहीं आई। हाँ, सी के इसने ऑलरेडी 2 इंस्टांस जो है वो ऑक्युपाई किए हुए थे, तो ये 2 रिलीज करेगा। 3 मेरे पास ऑलरेडी थे, 3 + 2 5, यहाँ पे आके मेरे पास 5 इंस्टांस जो है वो सी के टोटल फ्री हो गया मेरे पास। अब अगेन लिस्ट क्योंकि मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, मुझे फर्स्ट रिक्वेस्ट से जो है ना दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये मैं इसको रेज कर देता हूँ, तो ये मैंने एरोज को रेज कर दिया। अगेन मैं पहली जो भी अनफुलफिल्ड मेरे पास रिक्वेस्ट है उसको देखूंगा। उसने मुझसे मांगे हुए हैं 743 और मेरे पास अवेलेबल है 745। हाँ, अब मैं इसको ये दे सकता हूँ। तो इसने जो मांगे हुए हैं वो मैंने इसको वापस कर दिया, जिसके बाद हमने P4 को रन किया, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि सीक्वेंस लास्ट में हमने फाइंड करना था। 743 इसने मांगे हुए, मेरे पास 745 है। अब मैं इसको दे सकता हूँ। मैंने 7 4 और 3 इसको दे दिए, तो ये 743 तो रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस जो इसको ऑलरेडी एलोकेट हुए ते वो भी साथ में रिटर्न करेगा। ए का 0 था, बी का सिर्फ 1 था, यानी कि सिर्फ बी में चेंज आएगी। 7 का 7 रहेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा और 5 का 5 रहेगा। और अब मेरे पास P0 जो है वो रन हुआ था, तो ये भी मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद P1 मेरे पास ऑलरेडी रन हो चुका था, P2 रहता था, इसको मैंने अब चेक किया तो 600 इसने डिमांड किया हुआ था, तो मैंने इसको 600 दे दिए। और जब ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो 6 तो रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस जो इसने ऑलरेडी ऑक्युपाई किए हुए थे वो भी रिलीज करेगा। तो एक इसने 3 किए हुए थे, तो ऑलरेडी मेरे पास 3 थे, 3 + 7 10। बी के इसने कोई भी ऑक्युपाई नहीं किया हुआ था, तो बी में कोई चेंज नहीं आएगा। सी के इसने 2 ऑक्युपाई किए हुए थे, तो 5 + 2 7। तो ये मेरे पास आखिर में इतने अवेलेबल मौजूद हैं, और ये मेरा सेफ सीक्वेंस है जो मैंने नीचे लिख दिया। तो इसमें देखो, अगर आपके आखिर में जो अवेलेबल निकल रहे हैं उनकी तादाद और शुरू में जो आपको बताई गई थी, जैसे देखो यहाँ पे शुरू में बताए गए थे कि ए के 10 इंस्टांस हैं, बी के 5 इंस्टांसेस हैं और सी के 7 इंस्टांसेस हैं, उनकी तादाद आपस में आती है बराबर, और आपने एक सेफ सीक्वेंस भी निकाल लिया है। तो इसका मतलब है कि ये इस सीक्वेंस में अगर आप रिसोर्सेज को प्रोसेस को रन करो तो आपके पास कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कोई भी इस तरह का सीक्वेंस ना निकाल पाओ, या आपके पास जो है ना एट द एंड इतना रिसोर्सेज आपके जो शुरू में थे वही काउंट जो है आपके पास इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है आपका अनसेफ स्टेट में जाएगा, यानी कि आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये डेडलॉक फ्री सिस्टम। हाँ जी, बैंकर्स एल्गोरिथम की ड्राई रन में किसी को इशू है तो बताए। सर मुझे इशू है। जी बोलें, क्या कहाँ पे इशू है? सर स्टार्ट से जरा बता देना। 743 आप बता रहे थे तो मेरा नेट चला गया था, मुझे समझ नहीं आई। फिर ठीक है, एंड से आ गया जो आपने बताया ना। ठीक है। मैंने कहा था कि देखें जो आपके पास अवेलेबल है, मैं अभी पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ। अवेलेबल मेरे पास पहली रो में क्या है, पढ़ के सुनाए। अब बोलती तो है नहीं आप, मैं कैसे समझाऊं आपको, बताएं। बता रही हूँ मैं। जी 332 बताएं। 332 अवेलेबल है, में और 3 नीड में है, पहले 3 रो में है, क्या फिर है? नीड में पहले रो में क्या है? 743 तो कौन सी जो कह लो कि 743 हाँ ये ग्रेटर है स्मॉलर है 332 से? सर ग्रेटर है। ग्रेटर है, तो क्या अब एक बंदा आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है और आपके पास थोड़े हैं, आप उसको उतने दे सकते हैं? सर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बताएं जी। तो सर वो कम मांग रहे हैं ना, हमारे पास ज्यादा है तो हम दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, नीड वो कह रहा है कि मुझे 743 रुपये दिए जाएं और आपके पास 332 हैं, वो कम मांग रहे हैं आपसे? नहीं सर, ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। क्या यानी समझ कि आ गया मेरे को अवेलेबल बताएं। कम है और वो मांग ज्यादा रहा है। ठीक है सर। हाँ, तो आप इसको दे सकती हैं यहाँ पे। सर अवेलेबल कम है और वो मांग ज्यादा है, नहीं दे सकती सर। तो आप इसकी पहली रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे आ जाए हम नीड में। सेकंड वाला कितना आपसे मांग रहा है? सर 532 नीड नीड नहीं नहीं 122 हाँ, तो ये आप दे सकती हैं उसको या नहीं दे सकती? 332 आपके पास टोटल है। सर दे सकते हैं।
हाँ तो वही तो मैंने नीचे लिखा है, देखिए सेफ सीक्वेंस में आपको नजर आ रहा होगा कि पहले P1 चलेगा, क्योंकि ये आप उसको दे सकती हैं, तो ये आपने उसको दे दिए। इसके पास ऑलरेडी देखें, ठीक है। यहाँ पे देखें, ऑलरेडी इसके पास 200 एलोकेशन में, जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, नजर आ रही है ये वैल्यू? जी सर। ये इसके जी सर, पास आ रही है। ऑलरेडी थे, ये इसके पास ऑलरेडी थे। तो जब ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है तो जो जो आपने इसको दिए थे यानी कि 122, वो तो ये रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस ये 200 या 200 ये भी रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो आपने क्या करना है, जो जी ये सर, रिटर्न ठीक है। करेगा ना जितने भी टोटल, उसको आपने अवेलेबल में ऐड कर देना है। उसका सिंपल तरीका मैंने बताया था कि जितने आपके पास अवेलेबल पहले है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एलोकेट हुए हुए ऐड कर देने हैं। तो 332 आपके पास पहले थे और 200 इसने रिटर्न किए, तो टोटल कितने हो गए? सर 532। 532। तो अवेलेबल में देखो, सेकंड रो में जब पहला प्रोसेस चल चुका था, उसके बाद अवेलेबल आपके पास आप 532 हो गए। तो सेम प्रोसेस वही है, रिकर्सिव या कह लो कि इटरेटिव प्रोसेस है। अब अगेन आप 532 के आप कंपेयर करोगे, 122 तक तो हो चुका था, 600 के साथ कंपेयर करोगे, क्या 532 में से आप 600 दे सकते हो? नहीं सर, नहीं दे सकते। हाँ तो इसको भी आप कंसिडर नहीं करोगे। इससे नीचे मूव करो, कितनी नीड है इससे नीचे, 600 से नीचे वाले की? 11। 11। तो 532 में से आप 11 दे सकते हो? जी सर, दे सकते हैं। तो बस सेकंड प्रोसेस यही चलेगा, P3। तो आप नीचे सेफ सीक्वेंस में देखो, मैंने सेकंड में P3 लिखा हुआ है। सेम प्रोसेस है, बाकी तो साथ जी इसी सर, तरह हम कंपेयर करोगे, ठीक है। काउंट करोगे और चलो ठीक। अच्छा जी, ये हमारे ठीक है पास सर, हो गया थैंक बैंकर एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट हमने सर देखा था कि इसमें नुमा। सर ये तो मतलब सारी एलोकेशन हो गई, ठीक हो गया सर। अगर कोई नई एलोकेशन हो सकेगी उसकी, कोई कहीं पे अगर ये रुकता है तो वो बताएं, कोई ऐसी एग्जांपल दे। आप दें कोई ऐसे एग्जांपल, मैं बताता हूँ उसका। एग्जाम्पल सर मैं आपसे यही समझ कि ये तो हो गया, सारी एलोकेशन हो गई, तो कहीं पे ऐसा हो कि नीड कोई भी फुलफिल ना हो रही हो। सेफ सीक्वेंस नहीं निकलेगा उसमें आपके पास? डेडलॉक आ नहीं जाएगा उसमें फिर। सर डेडलॉक आ जाएगा सर। हाँ तो वो कहेगा कि इसको एलोकेट ना करो जब तक कि मजीद आपके पास फ्री ना हो। जब अगर आपको सेफ सीक्वेंस निकाल लेते हो, तो इसका मतलब है कि आपने जी, डेडलॉक को अवॉइड कर दिया है। अगर आप सेफ अवॉइड कर सीक्वेंस दिया। नहीं निकलता, हाँ सेफ सीक्वेंस नहीं निकल रहा, तो आप कहोगे देखो ये आपका सिस्टम अब सेफ स्टेट में नहीं है, अनसेफ स्टेट में है। अनसेफ स्टेट का मतलब है कि हमेशा 100% श्योरिटी नहीं है कि डेडलॉक आएगा, लेकिन आ सकता है। बस हमने ये सीक्वेंस पॉसिबिलिटी। ढूंढना होता है। अगर आपने कोई ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लिया, तो इसका मतलब है कि सेफ स्टेट है। अगर नहीं ढूंढा तो इसका मतलब है अनसेफ स्टेट। और सेफ स्टेट में ठीक हम है। कहते हैं कि अवॉइड हो जाता है, अनसेफ स्टेट में अवॉइड नहीं होता। नहीं तो हम दो टेक्निक पढ़ चुके हैं अब तक। एक हमने देखी थी डेडलॉक अवॉइडर्स की, और एक प्रिवेंशन की। फिर हमने उससे आगे मजीद चलते हैं कि हमारी दोनों के बावजूद डेडलॉक आ चुका है, अब हमने इसको डिटेक्ट करना है। तो जब कल जो दोस्त पूछ रहे थे कि सर वेट फॉर ग्राफ क्या है, तो वो डेडलॉक डिटेक्शन के लिए यूज होता है, उसी को जब देखें। उसमें भी दो ही काम है, या तो सिंगल इंस्टेंस को आपने डिटेक्ट करना है कि हर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है, जैसे आपने अवॉइड किया था उसी तरह आपने डिटेक्ट करने के लिए भी अलग से एल्गोरिथम होगा। और अगर मल्टीपल इंस्टेंस है उसके लिए अलग से एल्गोरिथम है। तो हम पहले देखते हैं सिंगल इंस्टेंस के लिए। लेकिन अगर सिंगल इंस्टेंस आपके पास हर रिसोर्स का, तो उस सूरत में आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि डेडलॉक आया है या नहीं? इफ ऑल रिसोर्स ओनली हैव अ सिंगल इंस्टेंस, देन वी कैन डिफाइन एक एल्गोरिथम। कौन सा? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम दैट यूजेस अ वेरिएंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जो हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पहले से देखा है, उसमें कुछ मॉडिफाई हम करेंगे चीजों को, और वो हमें बताएगा कि डेडलॉक आ गया है या नहीं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो हम मॉडिफिकेशन करके नया ग्राफ बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। वी ऑब्टेन दिस ग्राफ फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कैसे? रिपीट कर देंगे। मैंने कहा जी डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए सिंगल इंस्टेंस के सूरत में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें हेल्प करेगा। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, और जो रिजल्टेंट ग्राफ हमारे पास निकलेगा उसको हम बोलेंगे वेट फॉर ग्राफ। अब ये वेट फॉर ग्राफ आएगा कैसे, ये दूसरी लाइन में बताया गया है। कैसे? वी ऑब्टेन दिस ग्राफ, कैसे? फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होगा, उसमें से अपने वेट फॉर ग्राफ निकालना है, तो आप क्या करोगे? रिमूविंग द रिसोर्स नोड्स,
आपने रिसोर्स नोड्स को रिमूव कर देना है। रिसोर्स नोड कौन सी थी? जो हमारी रेक्टेंगुलर शेप में थी। जितनी भी रेक्टेंगुलर शेप वाली नोड्स थी सबको आप रिमूव कर दोगे और जो एजेस थे उनको आपस में कंबाइन कर दोगे, कंकेट कर दोगे। हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो आपके पास जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा उसको आप बोलोगे कि ये वेट फॉर ग्राफ है, और उसके बाद आप उसी ग्राफ पे पीरियडिकली चेक करोगे कि क्या साइकिल है या नहीं। अगर तो साइकिल है तो मतलब है कि डेडलॉक है, अगर तो साइकिल नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक नहीं है। इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। तो अब हम देखते हैं कैसे बनता है। तो देखें जी, आपके पास ये यहाँ पे एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया हुआ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तीन चीजें होती हैं, एक रिसोर्स नोड, प्रोसेस नोड और एजेस। तो यही तीन चीजें इसमें है। प्रोसेस नोड वो हैं जो आपकी सर्कुलर है, P1, P2, P3, P4 और P5, और सोर्स नोड जो आपकी रेक्टेंगुलर शेप में है, R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो हमने इसमें से अगर वेट फॉर ग्राफ निकालना है ना तो हम रिसोर्स नोड्स को रिमूव करेंगे। तो चले हम करते हैं जी। पहले हम R1, ये रिसोर्स नोड है, पहले इसको हम रिमूव करने लगे। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और ये एजेस है, देखो यहाँ P1 से जा रहा था R1 की तरफ, अब R1 तो रिमूव हो गया। R1 से आगे कितने एजेस जा रहे थे और कहां जा रहे थे वो हमने देख रहे हैं। तो एक ही एज जा रहा था और वो जा रहा था P2 की तरफ। तो बस मैंने यही करना है, P1 से डायरेक्ट P2 की तरफ एक एज बना देना है, बस ये R1 रिमूव हो गया। अब मैं P2 पे पहुंच गया। अब मैं P2 पे देखूंगा कि इसके साथ कितने सोर्सेज की तरफ एरो जा रहे हैं। तो पहले मैंने देखा कि जा रहा है R3 की तरफ, तो R3 को मैंने रिमूव करना है। तो बीच में से रिमूव कर दिया तो P2 से सीधा सीधा P5 की तरफ एरो हो गया, ये आपस में कनकेट हो गया। एक एरो जा रहा था R4 की तरफ और R4 से P3 की तरफ। तो मैंने इस R4 को अगर रिमूव कर दूं तो इसका मतलब होगा P2 से डायरेक्ट P3 की तरफ आना है। तो ये इस तरह आ जाऊंगा मैं डायरेक्ट। इस तरह P2 से एक और एरो जा रहा था R5 की तरफ। अब इस R5 को मैंने रिमूव करना है। R5 आगे मुझे लेके जा रहा था P4 पे, तो मैं डायरेक्ट P2 से P4 पे आ जाऊँ। अब मैं P4 पे पहुंच गया। P4 से एरो जा रहा था R2 की तरफ और R2 मुझे लेके जा रहा था P1 की तरफ। तो अगर मैं इस रिसोर्स नोड को रिमूव कर दूं इसका मतलब है कि P4 से डायरेक्ट मैं P1 पे आ गया। तो ये आपके पास सामने रिजल्टेंट ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप रन करके देख लो। अगर तो कोई साइकिल बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें डेडलॉक है, और अगर साइकिल नहीं बन रहा तो डेडलॉक नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। P1 से हम स्टार्ट करते हैं। P1 से मैं गया P2 की तरफ, P2 से मैं P3 की तरफ, P3 से P4 की तरफ और अगेन मैं P5 की तरफ आ गया। तो इसका मतलब है कि एक साइक्लिक कंपोनेंट इस ग्राफ में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक जिस भी सिस्टम का ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था वो इस वक्त डेडलॉक कंडीशन। बस ये बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से रिसोर्स नोड को रिमूव करो और साइकिल को डिटेक्ट करो। अगर तो साइकिल है तो मतलब डेडलॉक है, अगर तो साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं। अच्छा, सिंगल इंस्टेंस के लिए हमने देख लिया। मल्टीपल इंस्टेंस के लिए आप बैंकर एल्गोरिथम को यूज कर सकते हो। जो थोड़े से दोस्तों को जिन्होंने बैंकर एल्गोरिथम अच्छे से समझा है उनको पता लग रहा होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है कि आप बैंकर्स एल्गोरिथम में से मुझे बताओ कि कौन सी वो लॉजिक है जो हमें हेल्पफुल साबित होगी कि हम ये साथ साथ डिटेक्ट कर सकें कि इसमें डेडलॉक आ चुका है या नहीं। अच्छा, ये हमारे पास दो कल भी मैंने इसमें बहुत डिटेल से आप लोगों को फर्क वाज़ह कर दिया था, लेकिन स्टिल क्योंकि ये बहुत ज्यादा दफा पूछी जा चुकी है और मुझसे पूछी जा चुकी है तो मैंने अलग से लिख दिया ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करें तो कम से कम आप इस स्लाइड पे आगे अलग से पढ़ के आपको पता चल सके क्या इसमें फर्क है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन मैंने बताया था कि डेडलॉक की 4 कंडीशंस है। एक टेबल है जो 4 टांगों पे खड़ा है, मैंने कल एग्जांपल दी थी, और उस पर लोड है। अगर आप एक भी उसमें से उसकी लेग रिमूव कर देते हो तो टेबल गिर जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। डेडलॉक को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि कम से कम कोई एक कंडीशन जो है ना चारों में से आप उसको फॉल्स कर दो। और कल हमने देखा था कि पेपर पे या स्टडी पर्पज के लिए तो आप चारों कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल है वो सर्कुलर वेट वाली थी जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो डेडलॉक प्रिवेंट करने का तरीका यह है कि चारों में से कोई एक कंडीशन जो है उसको फॉल्स कर दो। और डेडलॉक अवॉइडेंस हमने देख लिया कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास आए रिसोर्स के लिए तो फौरन से उस रिसोर्स को अपने एलोकेट नहीं करना, बेशक वो आपके पास फ्री भी है। आप एल्गोरिथम रन करोगे और चेक करोगे कि अगर ये रिसोर्स मैंने इस प्रोसेस को दे दिया तो देने के बाद क्या मैं सेफ स्टेट में रहूंगा। तो अगर तो मैं सेफ स्टेट में स्टिल रहूंगा तो मैं इसको दे दूंगा, और अगर मैं सेफ स्टेट में नहीं रहूंगा तो मैं इसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं करूंगा। तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में, अवॉइडेंस का जब भी पूछा जाए सेफ स्टेट का लाजमी जिक्र करना है। तो ये अब हमने इसकी रिपीट समरी कर भी दे देख एक ली। मरतबा फिर। सर एक मिनट सर, ये बताइएगा कि देखें डेडलॉक प्रिवेंशन में भी मतलब कि हम वही देख रहे हैं कि चारों में से एक कंडीशन किसी को एलिमिनेट कर लें, और वो भी पहले चेक करते हैं
कि रिक्वेस्ट को जी, कैसे जी। असाइन किया जाए, और अवॉइडेंस जी, में भी जी, यही जी। बात करें कि हम वो असाइन करके सेव स्टेट। सर फिर मेन डिफरेंस का सेव स्टेट तो उसमें भी चेक देखो कर रहे हैं मैंने ना। कहा था कि ये देखो हमारा मेन गोल है डेडलॉक से बचना। अब वो मुख्तलिफ तरीकों जी से बच रहे हैं, तरीका नाम हमने मुख्तलिफ दिया हुआ है। अल्टीमेट गोल यही है कि डेडलॉक ना आए। अब उसको कोई भी आप नाम दे लो। एक बंदे ने अपनी स्कीम बनाई, उसको दे दिया कि डेडलॉक प्रिवेंशन है, एक ने अलग बनाई, उसने कहा डेडलॉक अवॉइडेंस है। काम तो देखो हमने डेडलॉक से बचना है। अब नाम उसका क्या जी रखा हुआ है तो उसमें कोई नहीं है। हाँ, तरीकाकार उसका डिफरेंट ठीक है है। कि आप बस जब स्टेट में आने ही ना दो। जी जी, बस जब बात करें सेफ स्टेट की तो इसकी बात कर लें अवॉइडेंस की, हाँ, और जब बात हो हाँ, कंडीशन रिमूव करने की एक भी तो बात कर लें प्रिवेंशन वो की, वो प्रिवेंशन। बात प्रिवेंशन। हाँ। ओके हो गया। अच्छा, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। चलो जी, आपने सब कुछ कर लिया और फिर आपने आखिर में डिटेक्ट किया कि यार स्टिल जो है ना मेरा सिस्टम चला गया है। मेरी सारी उसके हिफाजत के बावजूद सिस्टम जो है ना डेडलॉक में चला गया। तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या है कि रिकवरी करनी। तो मैंने पहले बता दिया था कि बहुत से मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो डेडलॉक के लिए कोई भी कोड जो है ना अपने कर्नल में राइट करते ही नहीं है। वो ये मान के चलते हैं कि कभी भी डेडलॉक आएगा ही नहीं। तो एक तरीका तो ये है डेडलॉक इग्नोरेंस, कि आप इग्नोर करो। ऑस्ट्रिच अप्रोच भी मैंने इसको नाम दिया था। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि नहीं यार, अगर डेडलॉक आ जाए ना तो उसको रिकवर करने के उससे क्या प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन मोस्टली मैकिंटॉश हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया। जी सर ऑस्ट्रिच कह रहे हैं ना, ऑस्ट्रिच अप्रोच। जी जी, ऑस्ट्रिच, हाँ। ठीक है। अच्छा देखो, पहला एक पॉसिबल सोल्यूशन इसका, ये देखो अब ये सारे ना स्टडी पर्पज के लिए है। मतलब आप इतनी भी आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च वर्क के लिए सारा ओपन है कि आप ढूंढो कैसे रिकवर किया जा सकता है। क्योंकि अभी स्टिल जो है ना कोई चीज इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि कोई करता ही नहीं है, इग्नोर करके चलते। वो ये मानते हैं कि यार 10 साल में एक दफा होगा, तो बजाय इसके कि मैं उसके लिए कर्नल में कोड लिख के कर्नल को हैवी बनाऊं। आजकल आपको पता है कि मोनोलिथिक या माइक्रो कर्नल की तरफ जा रहे हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल में कम से कम कोड रखा जाए। 10 साल में अगर कोई एक इवेंट होना है तो उसके लिए अगर आपको एक इतना लंबा खासा कोड लिखो तो बेहतर यही नहीं कि यूजर ठीक है जैसे हम करते हैं, कोई मसला हो जाए, हैंग हो जाए, हम पावर ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। और ये शुरू में होता था, आजकल तो होता ही नहीं है। अब मेरे पास विंडोज पता नहीं अब 7-8 साल से चल रही है मेरे ख्याल में, और कभी भी मेरे पास जो है ना अब ये कोई डेडलॉक वाली कंडीशन आती नहीं है। अब सिस्टम काफी रिसोर्सफुल हो गया है, काफी सारे हमारे पास सिस्टम। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि अगर आपने एमफिल में या पीएचडी में कोई रिसर्च वर्क करना है तो आप इन पे कर सकते हो। तो एक सोल्यूशन जो अभी तक प्रपोज किया जा चुका है वो है प्रोसेस टर्मिनेशन का। क्या करोगे, इसमें भी आगे हमारे पास दो हैं। एक तो ये कि जितने भी प्रोसेस उस डेडलॉक में फंसे हुए हैं, लेट्स से 5 फंसे हुए, 5 के 5 को जो है ना टर्मिनेट कर दो। फोर्सफुली किल कमांड करो और सबको टर्मिनेट कर दो। जाहिर बात है जब वो सारों के सारे खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास श्योरली जो है ना डेडलॉक टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे प्रोसेस हों जो 99% जो है ना अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर चुके हों और सिर्फ उनको 1% चाहिए हो। कोई ऐसा बैच सिस्टम में हम लगा लें कि हो सकता है कोई 3 मंथ से कोई प्रोसेस चल रहा हो इतने लंबे अरसे से, और उसको सिर्फ और सिर्फ कोई 1-8 मिनट के लिए मजीद कुछ रिसोर्सेज चाहिए हो। तो कर तो हम सकते हैं, लेकिन इसका हमें देखना पड़ेगा कि हमें नुकसान या एक्सपेंस कितना है। वही बात लिखी हुई है कि विल ब्रेक द डेडलॉक साइकिल, लाजमी तौर पे कर देगा अगर आप सब टर्मिनेट कर रहे हो, बट एट ग्रेट एक्सपेंस। लेकिन इसकी जो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा। ये सारों को आप खत्म कर रहे हैं, ये थी। दूसरा है कि अबॉर्ट, यानी कि 1 बाय 1 जो है ना प्रोसेस को आप खत्म करके देखो। लेट्स से कि 5 प्रोसेस जो है ना वो डेडलॉक में फंस गए। मैं बिल्कुल सिंपल सा वो लेके चलूं सिनेरियो। तो आप पहले क्या करो कि P1 को रिमूव करके देखो। P1 को आपने बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया, बॉर्ड कर दिया। उसके बाद आपने जो है ना स्टिल डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिथम उस पर रन किया, तो स्टिल उसने बताया कि अभी भी जो है ना डेडलॉक पे है। तो आप मजीद एक P2 को रिमूव कर दो। वो फिर डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिथम रन करेगा, देखेगा कि डेडलॉक है या नहीं। अगर वो फिर भी कहता है कि है तो इस तरह एक करके रिमूव करते रहो। इसमें भी बहुत सारे हमारे पास मसले मसाइल है जिन पे रिसर्च वर्क हो सकता है। कैसे देखो, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, कि कौन से प्रोसेस को आपने अबॉर्ट करना है। जाहिर है कुछ लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। आप लो प्रायोरिटी वाले को कर सकते हो, हाई को नहीं कर सकते। इस तरह के काफी सारी सिनेरियोज में आ सकते हैं प्रायोरिटी को लेकर। दूसरा आप ये देखोगे हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड, कितनी देर हो चुकी है उस प्रोसेस को कंप्यूट किए हुए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि हो सकता है कोई 99% कंप्यूट किए खड़ा हो, तो जाहिर आप उसको रिमूव नहीं करोगे। जो अभी अभी आया था 1-2 मिनट पहले जिसके 4-5% या 10% अभी कंप्यूटेशन हुई है, उसको आप प्रेफर करोगे कि यार इसको रिमूव कर दे, इसको अबॉर्ट कर दे। हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीट, ये भी काउंटर पार्ट है तकरीबन एक दूसरे के, कि जिसने अब 99% कर लिया है
उसको तो 1% रहता है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और जिसने अभी 10% किया है उसने 90% मजीद करना है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपकी कोशिश होगी कि आप ज्यादा टाइम वाले जो रिक्वायर कर रहा है उसको अबॉर्ट करो, बजाय से कि जिसको कम टाइम चाहिए। या इसको उल्ट भी हो सकता है, वो आपकी सोल्यूशन पे है कैसे आप प्रपोज करते हो, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब भी आप इसका सोल्यूशन डिवाइस करोगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिसोर्स द प्रोसेस हैज यूज्ड। अभी देखोगे हो सकता है क्योंकि एक ऐसा रिसोर्स हो जो बड़ी मुश्किल से रेयरली किसी प्रोसेस को नसीब होता हो, और वो खुशकिस्मती से P1 ने उसको एक्वायर कर लिया था बड़ी कंपटीशन के बाद, और उसने काफी ज्यादा उस पर से काम ले भी लिया है। और बेशक अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसने सिर्फ 10% अपने आप को कंप्यूट किया है, लेकिन उसके पास एक ऐसा रिसोर्सेज था जो उसने बड़ी कंपटीशन के बाद लिया था, और उसके मजीद आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है उसके 10, 15, 20, 25 दिनों के बाद, अगर बैच सिस्टम के लिए या मिनट के बाद, काफी देर के बाद उसकी बारी आए। तो कोई ऐसा प्रोसेस अगर इसके पास है तो बजाय से कि आप इसको दोबारा से इबॉर्ट करो, बेशक इसकी कैपिटेशन कम है, तो आप कोशिश करोगे कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसके पास ये रिसोर्स अभी आया ही नहीं है उसको मैं कर दूं। तो ये सारी चीजें जो है ना मिक्स मतलब आपको देखनी पड़ती है जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, रिसोर्स प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट। अब ऐसा प्रोसेस जिसको कम रिसोर्स चाहिए और एक ऐसा प्रोसेस जिसको ज्यादा रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए, उसमें से आप डिसाइड करोगे कि कम वाले को मैं करूं या ज्यादा वाले को, या आपके सोल्यूशन पे। लेकिन आपको ये चीजें मैं वही बता रहा हूँ कि रिसर्च पर्पज के लिए जैसे भी है ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है जी, हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। ये भी आपने देखना है, बारी बारी तो आप कर रहे हो लेकिन आपने सीक्वेंस देखना है। हो सकता है कि सिर्फ एक प्रोसेस था P4, अगर आप सिर्फ इसी को रिमूव करते डेडलॉक खत्म हो जाता, लेकिन आपने पहले P1 को किया, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन किया, पता चला कि नहीं हुआ, फिर P2 को किया, पता चला नहीं हुआ, फिर P3 को किया, पता चला नहीं हुआ, और एट द एंड P4 को किया, उसने हो गया। हालांकि सिर्फ P4 को भी करते ना ये हो जाता। तो ये भी आपने देखना है कि आप किस सीक्वेंस में, किस तरतीब में प्रोसेस को अबॉर्ट करने लगे हो, और किस प्रोसेस को पहले अबॉर्ट करो तो ज्यादा चांसेस है। तो ये चीज भी आपने इंप्लीमेंट करनी। और जो आप प्रोसेस है जिसको आप अबॉर्ट करने लगे हो वो इंटरेक्टिव है या बैच है। इंटरेक्टिव ये है कि जो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और बैच ऐसा जो बगैर किसी यूजर इनपुट के कर रहा है। हमारी कोशिश यही होती है कि बैच प्रोसेस को जो है ना हम टर्मिनेट करें, इंटरेक्टिव को ना करें जिसके साथ यूजर का इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो किसी भी रिकवरी से हमारी। अच्छा, दो तरीके हमने देख लिए। तीसरा तरीका है रिसोर्स प्रीएम्पशन। बजाय से कि आप प्रोसेस को टर्मिनेट करो, आप किसी एक प्रोसेस से जो है ना, लेट्स से P1 ने कोई रिसोर्स P2 R2 लिया हुआ था, और ये R2 जो है ना P2 को चाहिए था, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना रहा हूं। बजाय से आप P1 को बिल्कुल ही टर्मिनेट कर दो, आप क्या करो, ये R2 लेके इसे दे, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा, इसने पहले वाले भी रिलीज करने हैं और जो अभी इसको मिला ये भी करना है, तो ये R2 बाद में रिलीज होगा तो P1 को मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। लेकिन इसमें मसला क्या है, विक्टिम सेलेक्ट करना। जैसा अभी मैंने P2 के एग्जांपल दिए कि इससे ले लो। अब हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद अगेन P2 ने ना R2 को अक्वायर कर लिया हो, और ये जैसे अपना काम शुरू करने लगा हो एक और प्रोसेस आ गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि P2 की प्रायोरिटी लो है, जो भी चक्कर है, हमने इसको विक्टिम सेलेक्ट किया था लास्ट टाइम। एक नया प्रोसेस लेट से P3 आ गया है, उसने भी R2 को क्या रिक्वेस्ट कर दी है, तो अगेन मैं P3 से लेके जो है ना R2 इसको दे दूंगा, ये अपना काम करके चला जाएगा। फिर P2 ने इसको अक्वायर कर लिया, लेट से एक और नया प्रोसेस P4 आ गया, अगेन इसने रिक्वेस्ट की, मैंने लेके दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल है कि बार बार जो है ना एक ही प्रोसेस आप सेलेक्ट करते रहो जिससे रिसोर्स लेके बाकियों को देना है। तो विक्टिम सेलेक्ट करते हुए ख्याल रखना है कि स्टारवेशन ना हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि हर दफा P2 से ही ले रहे हो तो P2 तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो स्टारवेशन आने के चांसेस हैं। तो लास्ट में ये चीज लिखी हुई कि स्टारवेशन आ सकती है। और लास्ट हमारे पास जो एक पॉसिबल सोल्यूशन है वो है रोल बैक। रोल बैक क्या है कि जैसे आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट सा सॉफ्टवेयर या सिस्टम अपडेट इंस्टॉल करने लगते हो ना, वो कहता है कि मैं एक सिस्टम पॉइंट बनाने लगा, रिस्टोर पॉइंट बनाने लगा। क्या होता है वो रिस्टोर पॉइंट या सिस्टम पॉइंट? सर वो जब भी हमारे सिस्टम में अगर कोई एरर आएगा तो वो सर उस पे अगर हम उसको रिकवर करेंगे तो वो उस पॉइंट पे जाएगा। सर हम सेट कर देते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल अपडेट से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिस्टोर पॉइंट बनाता है कि इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान कोई मसला मसाइल आ जाता है, या इंस्टॉल होने के बाद आपका सिस्टम इसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा और आपको जरूरत पेश आती है कि मैं इसको अनइंस्टॉल करूं, तो आप जो लास्ट नॉन या सेफ स्टेट थी जिसमें आपका सारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था उस पर अगेन मूव कर सकते, तो उसको कहते हैं रिस्टोर पॉइंट। तो रोल बैक भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि लास्ट टाइम जो है ना यार कौन सा पॉइंट था जिसमें सारे प्रोसेस बकायदा एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे थे, उनको रिसोर्स वगैरह मिल रहे थे, बाद में मैंने कोई एक गलती से किसी एक को रिसोर्स दिया ना तो ये सारे डेडलॉक में आ गए। तो वो देखेगा अच्छा ये इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सारे ठीक वर्क कर रहे थे, तो वो कोशिश करेगा कि सारों के एग्जीक्यूशन जो है ना रोल बैक करके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जा सके
और उसके बाद किसी और ऑर्डर में जो है ना रिसोर्स को एलोकेट करना शुरू करें। तो ये हमारे पास रोल बैक का कंसेप्ट। ये कुछ स्ट्रेटजीज थी रिकवरी की जो हमने देखी। जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, एक मैं इसको बंद कर, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मेमोरी मैनेजमेंट के नाम से। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने पहले लेक्चर में फंक्शंस देखे थे, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क का मैनेजमेंट वगैरह, ये सारे कुछ ऐसा ऐसा हम सबको कवर करते हैं आज। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जिसका नंबर है कह लोगे, वो हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर में क्यों जरूरी है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। तो देखिए जी, एज यूजुअल पहले हम देखेंगे किस लेक्चर में हम करेंगे क्या क्या। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। तो हम पहले देखेंगे कि इस वक्त तक जो हमने चीजें पढ़ ली हैं उसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आगे हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक या कंसेप्ट के साथ वर्क करेंगी, ताकि हम उनको एक दफा थोड़ा सा दोहरा लें। फिर जो पहली चीज है हमारे पास वो हम देखेंगे स्वैपिंग क्या है। स्वैपिंग कुछ हम देख भी चुके हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में भी, मजीद हम इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। फिर कुछ हमारे पास मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक्स हैं, वो हम देखेंगे, कंटीजियस है, नॉन कंटीजियस है, इस तरह की कुछ है। और फिर हम उनके मसले मसाइल देखेंगे कि इनमें मसले कौन से आते हैं, और फिर हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और सोल्यूशन में हम देखेंगे कि दो मेन सोल्यूशन हमने देखे हैं। एक हम पेजिंग बोलते हैं, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, और एक हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, ये भी एक हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। मजीद इसमें बहुत सारी चीजें अंदर आएंगी जो हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास वो आज ये हैं। देखेंगे, हम देखते हैं आज तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है और आज कैसे वो मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे काम आएगा। पहला पॉइंट देखें जी, इसमें प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क से इनटू मेमोरी यानी कि रैम में, एंड प्लेस्ड विद इन अ प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। यानी कि कोई भी प्रोसेस है, सॉरी प्रोग्राम है, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है तो हार्ड डिस्क से उसको उठा के आप रैम में लेके आते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखें क्या है जी, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स, ये दो मेमोरीज ऐसी हैं सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली, जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम जो है ना, हमें हमारी मजबूरी है कि किसी भी प्रोग्राम को या डाटा को अगर हम सीपीयू पर रन करवाना चाह रहे हैं तो उसको हम रैम या रजिस्टर में लेके आते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क से कंप्यूटर डायरेक्ट डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एनी इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन एंड एनी डेटा बीइंग यूज्ड, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो जिसपे सीपीयू करंटली वर्क कर रहा है, या कोई भी डाटा जो सीपीयू करंटली रिक्वायर है, मस्ट बी इन वन ऑफ दीज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, इन दोनों में से यानी कि मेमोरी में से या रजिस्टर में से किसी एक में होने चाहिए। इफ द डाटा आर नॉट इन मेमोरी, अगर इन दोनों में से किसी में डाटा नहीं है जो आपको चाहिए, दे मस्ट बी मूव्ड देयर, तो डाटा इंस्ट्रक्शन को लाजमी तौर पे आपको रैम में मूव करना पड़ेगा बिफोर सीपीयू कैन ऑपरेट ऑन देम, इससे पहले कि सीपीयू पे काम शुरू कर सके। ठीक है जी, ये भी हमें चीज पता है। रजिस्टर एक्सेस इन वन सीपीयू क्लॉक, रजिस्टर की स्पीड, एक्सेस करने की स्पीड बहुत तेज है। एक क्लॉक साइकिल में आप एक दफा रजिस्टर में पड़ा हुआ डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मेन मेमोरी कैन टेक मैनी साइकिल ऑफ द सीपीयू क्लॉक टू कंप्लीट, इसके मुकाबले में रैम हमारे पास थोड़ी स्लो है, हो सकता है कि वो 10 क्लॉक साइकिल में एक दफा डाटा को एक्सेस करने दे, 5 क्लॉक साइकिल में एक दफा डाटा को एक्सेस करने दे। अच्छा, इसके बाद हमने एक नई चीज देखी थी, कैश। कैश सिट्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स, ये उनके बीच की एक चीज थी। मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी से फास्टर, लेकिन रजिस्टर से थोड़ी स्लोअर, लेकिन प्राइस ट्रेड ऑफ के साथ हमने देखा था कि काफी सस्ती है। और एक लास्ट चीज जो आपको लाजमी याद रखनी है पीपीएससी के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। ये हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन से क्या मुराद है। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि जब एक प्रोसेस रैम में आता है, उसको हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक पोर्शन एलोकेट होता है कि आप इसी पोर्शन के अंदर रिजाइड कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते। इस तरह एक दूसरा प्रोसेस आपने लेके आना है ना, तो वो आप सेम जगह पे नहीं लेके आ सकते। एक एमएमयू हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ रिजाइड करेगा। लेट्स से उसने दूसरे प्रोसेस को ये जगह दी, तो एमएमयू की बिल्कुल बेसिक फॉर्म है ना, जिसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो होती है बेस और लिमिट रजिस्टर।
बेस प्लस लिमिट, दो रजिस्टर होते हैं जिसके थ्रू ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ रिजाइड करेगा, और इन्हीं दो रजिस्टर को हम बोलते हैं फैंस रजिस्टर। फैंस जिससे बाढ़ या आर्ट नहीं लगी होती कि एक चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। तो ये बात लिखी हुई कि फैंस रजिस्टर का पूछा जा चुका है कि मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है पीपीएससी के एमसीक्यूज में। तो आपको याद रखना है कि फैंस रजिस्टर उसको इसकी जेनेरिक टर्म है, और एक्चुअली ये काम करता है एमएमयू, और एमएमयू में भी जिसका वेरिएंट है बेस प्लस लिमिट रजिस्टर वाला, वो ये काम सर अंजाम देते हैं। तो ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने ये सारी चीजें पहले ही बताई हुई हैं। आज हम आप शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी कि बेस और लिमिट रजिस्टर से, जैसा अभी हमने पढ़ा। सर जी ये देखिए फैंस क्या है रजिस्टर है, इसका बेसिक काम जी, क्या होता है? इसका सर इसका बेसिक काम क्या होता है फैंस रजिस्टर का? देखिए मैंने बताया कि एक प्रोसेस को रैम में जो जगह एलोकेट हुई है, तो सीपीयू करंटली इस प्रोसेस को रन कर रहा है, तो अचानक वो कहता है कि मुझे यहां से कोई डाटा ला के दो, तो ये तो किसी और प्रोसेस का पोर्शन है, तो ये हमने इसको अलाउ करना है या नहीं, ये चीज डिसाइड करती है बेस और लिमिट रजिस्टर या फैंस रजिस्टर। मेमोरी प्रोटेक्शन कि एक प्रोसेस की मेमोरी प्रोटेक्ट है, कोई और प्रोसेस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी मजीद। समझ आई है? ये नहीं आई? जी सर आ गई समझ। ठीक है, अच्छा देखें जी, वी फर्स्ट नीड टू मेक श्योर दैट ईच प्रोसेस हैज अ सेपरेट मेमोरी स्पेस। अभी मैंने बता दिया कि रैम में हर किसी की स्पेस जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। टू डू दिस वी नीड द एबिलिटी टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ लीगल एड्रेसेस दैट द प्रोसेस में एक्सेस। हमें सबसे पहली चीज चाहिए उस एड्रेस की रेंज जो एक प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के दौरान एक्सेस कर सकता है। ये क्या होता है मैं भी बताता हूँ। इसलिए टू इंश्योर दैट प्रोसेस कैन एक्सेस ओनली दीज लीगल एड्रेस। अब देखो मैंने कहा जी मेरा जो प्रोसेस P1 है ना, वो रैम में मेमोरी एड्रेस 100 से लेके 1110 तक रिजाइड करता है, तो ये मैंने जगह बना भी दी। अब इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जारी है, अचानक सीपीयू कहता है कि यार प्रोसेस P1 में ना जाके जो एड्रेस नंबर 112 पे इंस्ट्रक्शन या डाटा पड़ा है उसको लाके दो। तो मैं गया जी, मैंने देखा 112 यहाँ पे है, तो ये जगह देखो क्या ये प्रोसेस P1 की से बाहर है या उसके अंदर है? अंदर है। अच्छा ये अंदर है उसके। क्या रेंज है प्रोसेस की P1 की जो मैंने बताई थी, इस साइड पे लिखी हुई है? सर बाहर है 100 से 110 बाहर है ना। 110 तक अगर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 8, 9 और 10 इसमें से इस एड्रेस पे कोई भी इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो प्रोसेस P1 के वो स्पेस के अंदर है, वो लीगल है, उसको एक्सेस करने देगा। लेकिन जो इसके स्पेस से बाहर है, हमने इसको एलोकेट किया हुआ है 110 के अंदर रहो भाई, वो कह रहा है कि नहीं मुझे 112 वाला भी डाटा चाहिए, तो प्रोसेस P1 112 एड्रेस पे मौजूद डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एड्रेस स्पेस से बाहर है। और यही चीज हमें इंप्लीमेंट करना हो तो हम बेस और लिमिट रजिस्टर के थ्रू करते हैं कि एक प्रोसेस उसको एलोकेट की हुई जगह के अंदर अंदर रहे, उससे बाहर ना जाए। तो ये हम बात लिखी हुई है कि वी कैन प्रोवाइड दिस प्रोटेक्शन बाय यूजिंग टू रजिस्टर। प्रोटेक्शन से क्या मतलब, देखो हो सकता है कि 112 जो है ना प्रोसेस P1 P2 के स्पेस के अंदर हो। अभी P1 प्रोसेस है वो P2 के इंस्ट्रक्शन को या डाटा को क्यों यूज कर रहा है? अब जैसे व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर पर रन है या मोबाइल पर रन हुई है और अचानक से वो आपके PUBG का डाटा यूज करना शुरू कर दे, बंदे शंदे वहां पे नजर आना शुरू हो जाए, तो ये कोई ठीक चीज है? बताओ। नो सर ये तो फिर तो सारा डेटा लीक हो जाएगा ना। हाँ बस यही प्रोटेक्शन है ना, जो PUBG को हमने रैम में जगह दी है, PUBG सिर्फ उन्हीं जगह को एक्सेस करे, और जो हमने व्हाट्सएप को जगह दी हुई रैम में सिर्फ व्हाट्सएप उन्हीं जगह को एक्सेस करे, आपस में ना करे। तो ये चीज हम इंश्योर करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम दो रजिस्टर यूज करते हैं, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर। अब होता क्या है, एक मिनट आपको क्लियर कर दो। देखो ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है, अभी के लिए सिर्फ आप थोड़ा सा इसको आइडिया ले लो कि जब भी कोई प्रोसेस हार्ड डिस्क रैम में आ रहा होता है ना, तो बीच में हार्डवेयर बैठा होता है जिसको आप एमएमयू बोलते हो। एमएमयू डिसाइड करता है कि ये एड्रेस मेमोरी में किस जगह पे जाके रिजाइड करेगा। लेट्स से वो कह देता है कि यार इसको ना 100 से लेके ऑनवर्ड जगह दे दो, जितनी भी इसकी जगह बनती है। तो ये लेट्स से कि ये यहाँ से 100 जगह स्टार्ट हो रही थी, और अब कहां तक जगह देनी ये कैसे पता चलता है? जब भी रजिस्टर जब भी प्रोसेस उठ के आ रहा होता है ना, तो अपने साथ वो अपना साइज बताता है। लेट्स से मेरा 20 KB साइज है, 30 KB साइज है, 40 KB साइज है,
उसको लेट से मैं भी ले लेता हूँ कि उसने बताया कि मेरा 50 साइज है, 50 कोई भी यूनिट हो सकता है। तो बेस रजिस्टर कहेगा कि इसको यार 100 लोकेशन से जगह देना शुरू करो और टोटल साइज इसका 50, तो 100 + 50 तो 150 तक इसको जगह मिलेगी। अब बेस रजिस्टर बताता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जहां से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है रैम के अंदर, और लिमिट बताता है कि उस प्रोसेस का साइज कितना है। तो 100 जगह से वो स्टार्ट हुआ था, 50 साइज था, तो 100 से लेके कहां तक वो एक्सपेंड करेगा, 150 तक। तो ये काम है बेस कोर लिमिट का। अब देखो P1 अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, वो कहेगा मुझे 160 लोकेशन पे मौजूद इंस्ट्रक्शन को दिया जाए, तो 160 को पहले हम देंगे बेस और लिमिट रजिस्टर के अंदर फेंकेंगे कि आप डिसाइड करो भाई कि इसको ये चीज देनी है कि नहीं देनी। वो देखेगा कि 160 जो वैल्यू आ रही है ये बेस प्लस लिमिट यानी कि 100 + 50 150, 150 से एक्सीड तो नहीं कर रही, हाँ जी एक्सीड कर रही है, तो कहेगा नहीं भाई आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल। लेट्स से क्या वो कहता है मुझे 140 दिया जाए, उस पे लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो दिया जाए, तो 140 को हम बेस और लिमिट में से गुजारेंगे। ये डिसाइड करेगा कि क्या बेस के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 100 और प्लस लिमिट के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 50 150, क्या 140 150 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो फिर इसको एक्सेस दे दो। तो हमें पता चल गया कि जब भी सीपीयू कोई भी एड्रेस जनरेट करेगा उसको हम एमएमयू या बेस लिमिट रजिस्टर से गुजारेंगे। बेस और लिमिट रजिस्टर उसकी वैल्यू को चेक करेगा किसके साथ, लिमिट के साथ। अगर तो वो छोटी या इक्वल हुई फिर तो वो उसको एक्सेस दी जाएगी, या उससे ग्रेटर हुई तो उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी। इस कंसेप्ट की समझ आई है? जी सर। जी सर आगे। बेस मीन स्टार्टिंग पॉइंट और लिमिट मीन जहां तक हम उसे एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये देखो आपको अब मजीद आपको रजिस्ट्रेशन में क्लियर हो जाएगा। अभी देखो हमने एक प्रोसेस को जगह दी है, उसका बेस एड्रेस है 300040, यहां से उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, और उसकी लिमिट थी ये लिमिट रजिस्टर के अंदर उसकी वैल्यू पड़ी हुई है कि 120900, ये उसकी लिमिट है यानी कि इसका साइज है। तो उसका मुराद होगा कि ये मेमोरी में कहां से कहां तक जगह लेगा, 300040 से लेके और 120900 उसमें मैं प्लस करूंगा, तो ये बनाएगा 420940, यानी कि 30040 से लेके यहां तक ये प्रोसेस जो है वो एक्सपेंड करेगा, और आपको यही जगह नजर आ रही है देखो, जिसको मैं अभी शेडेड कर, ये इसका बेस जहां से स्टार्ट हो रहा है और ये लिमिट जहां तक एक्सपेंड कर सकता है। और लिमिट कैसे निकलती है, बेस के अंदर लिमिट को जमा कर दो। तो अब देखो दूसरी इलस्ट्रेशन में देखो, सीपीयू ने कोई भी एड्रेस जनरेट किया, लेट्स से मैं कह देता हूं कि अभी मैं लास्ट वाले को लेकर चलता हूँ, 40 है ना, बाकी पीछे वाला सारा सेम है, हम कहते हैं 420 और 900। उसने कहा जी मुझे इस एड्रेस तक एक्सेस दी जाए। अभी मुझे नहीं पता कि ये इसकी रेंज से बाहर हो रहा है या नहीं, जो मेरा एल्गोरिदम है या मेमोरी मैनेजमेंट का यूनिट का काम है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या ये एड्रेस बेस एड्रेस से बड़ा है, ये भी जरूरी है ना। ये क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? पहली कंडीशन उसने कही है कि जो भी एड्रेस आएगा देखो अभी बेस एड्रेस है मेरा 300, हाँ 300040 है बेस एड्रेस। तो अगर वो कह देता है कि मुझे 290000 वाला दिया जाए, तो ये देखो बेस से छोटा है, तो ये भी मैंने इसको नहीं देना। बड़ा तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बड़े पे आपने शर्त लगानी है, आपने छोटे पे भी लगानी है कि बेस से छोटा भी ना हो, इसका मतलब वो भी बाहर है, लिमिट से ज्यादा वो भी बाहर और बेस से छोटा है वो भी बाहर। तो ये पहली कंडीशन छोटे के लिए लगी हुई है कि अगर तो ये बेस से बड़ा है फिर तो है ठीक, फिर तो इसको आगे दूसरी कंडीशन चेक करो। लेकिन यहीं पे आपको पता चलता है कि जो एड्रेस मांग रहा है ये बेस से छोटा है, तो कह दो कि नहीं करने की कोशिश करो। लेट्स से हम कहते हैं ये बड़ा है 42090। सेकंड कंडीशन चेक होगी कि जो बेस में एड्रेस है, बेस में एड्रेस आपका 300040, उसके अंदर जमा करो लिमिट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, लिमिट भी एक रजिस्टर है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 120900। इन दोनों को मिलाया मेरे पास बना 420940, और जो एड्रेस एक्सेस किया जा रहा है वो है 420900। तो क्या ये इससे छोटा है? हाँ जी छोटा है। छोटा है तो फिर इसको एक्सेस दो मेमोरी में। अगर यहाँ भी बड़ा होता तो सिंपल इसको कह देते कि आप इलीगल एक्सेस मांग रहे हो, आपको नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से चीज काम करती है, इस तरह से प्रोटेक्शन काम करती है दो प्रोसेस की, कि कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी एड्रेस स्पेस में ना चला जाए। आगे हम देखते हैं एड्रेस बाइंडिंग को। बाइंडिंग ये चीज है जो आपने पढ़ लिया, हम इसको थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं क्या है।
अब क्या होता है कि कोई भी आपने प्रोग्राम बनाया, लेट्स से आप लिखते हो int x और उसमें लेट्स से कोई वैल्यू आपने रिफाइंड 10। अभी मैं कंपाइल कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, यानी कि लिख रहा हूँ। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि जब भी यार ये प्रोग्राम रन होगा ना, रैम के अंदर एक जगह पे इंटीजर टाइप का एक जगह 2 बाइट, लेट्स से मैं मान के चलता हूँ मेरा सिस्टम 2 बाइट ले रहा है, तो 2 बाइट जगह रिजर्व हो जाएगी रैम में किसी भी जगह पे, उसका नाम होगा x और उसमें वैल्यू रखवाई जाएगी 10। इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। तो अभी देखो जो मैंने ये चीज लिखी थी, अब इसमें मुझे ना ये पता है कि रैम में किस जगह पे बनेगा, ये कब बनेगा, लोड के दौरान बनेगा, या हम बाकी चीज देखेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये रैम में किस जगह बनेगा। सिर्फ ये बता रहे हैं कहीं पे बनेगा जरूर, ना वो उसका x होगा, उसको 10 उसके अंदर वैल्यू रखी जाएगी 10। तो इसी को बस बाइंडिंग कहते हैं कि जो आप कंपाइल टाइम पे या जब प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हो, उसमें जो चीज आप लिखते हो और जो रैम में एक्चुअल में उसको जगह मिलती है, जहां पे भी मिलती है, जिस भी एड्रेस पे मिलती है, इस दो इन चीज को आपस में लिंक को कहते हैं कि ये बाइंडिंग हो रही है। यानी कि जो आपने प्रोग्राम, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी फंक्शन कॉल, कोई भी वेरिएबल या कोई भी डाटा आपने राइट किया था कि इस प्रोग्राम में यूज होगा, तो उस वक्त वो यूज नहीं होता, जब वो प्रोग्राम चल जाता है तब उसको एक्चुअल में जगह मिलती है। तो जब जगह मिल जाती है तो इस चीज को हम कहते हैं कि बाइंडिंग हो रही है। आप लोगों ने ये लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी पढ़ा था, मैंने उस वक्त भी ग्रुप में जो मेरे साथ प्रीवियस बैच से आ रहे हैं समझाया था कि बाइंडिंग क्या होती है। तो अब बाइंडिंग जो है ना, इस मैंने बता दी, ये 3 तरह से हो सकती है। हाँ जी, एड्रेस बाइंडिंग के नाम से स्लाइड नहीं शो हो रही किसी को? सॉरी सर। हो रही है सर। ठीक है सर शो हो रही है, लेकिन आप एक मरतबा इसे ना सर क्लोज करके ओपन कर लो। आज मैं कर देता हूँ। ये हमने उस वक्त देखी थी कि बाइंडिंग 2 टाइप की होती है, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम ही है, बस इसमें मजीद थोड़ी सी हम आज वो देखेंगे, वेरिएशन कह लो या इन्हांसमेंट कह लो, उसको समझने का तरीका हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन कंसेप्ट अभी वही है, बाइंडिंग की मेन टाइप 2 ही होती हैं, अर्ली बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग। तो हम देखते हैं ये क्या चीजें होती है। अर्ली बाइंडिंग को हमने कहा था कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, और लेट टाइम को हमने कहा था कि डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं या एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो देखिए जी, वही बाइंडिंग है, वही टाइप है, बस थोड़ा सा मजीद उनको खोल के पढ़ते हैं। 3 टाइप से पॉसिबल है, ये जो अभी एड्रेस था या कोई इंस्ट्रक्शन थी, इसको एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में जो जगह होगी उसके साथ लिंक करने, कंपाइल टाइम पे, लोड टाइम पे और एग्जीक्यूशन टाइम पे। अच्छा मुझे इससे पहले आप एक बात बताओ कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एक मिनट में थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूं, एब्सोल्यूट वैल्यू में और रिलेटिव वैल्यू में क्या फर्क है? एब्सोल्यूट सर, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, और जो दूसरी होती है ये रिलेटिव में वो चेंज हो सकती है, वो किसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इसमें चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, एब्सोल्यूट होती है जो पक्की पक्की आपके पास, जिन्होंने ठीक है। अभी हम इसको कंप्यूटर के हिसाब से चलते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि यार मेरे एक फाइल है ppsc.txt के नाम से, और उसकी मैं उसको बताता हूं कि ये यहाँ पे पड़ी है, डायरेक्टरी बताऊंगा पूरी कि सी में जाओ, उसके बाद न्यू फोल्डर में जाओ। अब बीच में जो इस तरह के स्लैश म्लैश आती है वो अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना कि न्यू फोल्डर में जाओ, उसके अंदर इजाज नाम का कोई फोल्डर होगा, उसमें जाओ, और उसके अंदर जो है ना ppsc.txt नाम की एक फाइल होगी। मतलब आपने मुकम्मल शुरू से लेके रूट डायरेक्टरी से, यानी सी से पहले भी हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसकी सिंगल इस तरह करके आप स्लैश डाल के शो करते हो कि ये रूट डायरेक्टरी, तो मैंने मुकम्मल एड्रेस उसको दिया। अच्छा दूसरा, मैं अब लेट्स से कि अभी मैं मौजूद हूँ सी के अंदर जाके, न्यू फोल्डर के अंदर जाके, इजाज फोल्डर के अंदर मौजूद। तो जब अब यहां से मैं बताऊंगा ना कि ppsc.txt फाइल कहाँ पे है, तो मुझे ये सारी की सारी पीछे वाली चीज नहीं देनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा कि सिर्फ p.txt फाइल, जो इसका अंडरस्टूड बात होती है कि ये जिस डायरेक्टरी पे इजाज है उससे आगे आपने सर्च करना है। इस चीज को तो पता है ना? जी सर। ठीक है, अब इसमें जो पहली एग्जांपल थी ना, ये थी एब्सोल्यूट एड्रेस। कोई बंदा कभी भी जाके, जहां मर्जी जाके, जहां पे भी मौजूद है, ये एड्रेस देगा ना, हमेशा उसको p.txt फाइल ही मिलेगी, जहां से मर्जी ये कमांड दे। और ये रिलेटिव है, रिलेटिव मुराद है कंपैरिजन बेस्ड,
ये जो है ना सिर्फ उसी वक्त काम करेगी जब एक बंदा इजाज नाम की फोल्डर के अंदर मौजूद होगा, तब ये अगर ये कमांड देगा ना तब तो p.txt फोल्डर ओपन होगा। लेट्स से वो मौजूद है डी के अंदर आगे गेम नाम के फोल्डर में, अगर वो ये कमांड वहां पे देता है ना तो उसको कोई चीज नहीं मिलेगी। लेकिन एक बंदा डी गेम में मौजूद है और ये कमांड ऊपर वाली सी न्यू फोल्डर वाली मैंने लिखी थी, वहां पे वो कमांड भी देता है ना, उसको p.txt फाइल ही ओपन मिलेगी। तो एब्सोल्यूट वो होती है जो आपको पक्की पक्की आपने फिक्स कर दी हो कि हमेशा यही रहेगी। और उसके मुकाबले में रिलेटिव वैल्यू हमारे पास जो होती है जो चेंज होती रहती है, किसी ने कोई ना कोई एक कंपैरिजन के लिए उसके पास एक चीज होगी, कोई ना कोई इवेंट होगा, स्टिमुलस होगा, उसकी बेस पे वो अपनी आपको चेंज करती रहेगी। ये दो चीजें अब इसमें यूज होनी है, तो इसलिए मैंने ये पहले ही थोड़ा सा बता दिया। तो देखो आप कंपाइल टाइम देखते हैं क्या कहता है जी वो, इफ इट इज नोन, अगर आपको किसी तरह से ये पहले पता चल जाए एट कंपाइल टाइम पे क्या, वेयर अ प्रोग्राम विल रिजाइड इन फिजिकल मेमोरी, कि जब आप अपना प्रोग्राम बना लोगे और वो रन होगा तो ये प्रोग्राम आपकी रैम में कहां पे जाके लोकेट होगा, कहां पे जाके रिजाइड करेगा। देन एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड बाय द कंपाइलर। तो उस सूरत में जब कंपाइलर आपको ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करेगा वो एब्सोल्यूट कोड होगा। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि जब कभी भी आप इस कोड को रन करोगे ना तो हमेशा रैम में ये एक ही जगह पे जाके रिजाइड करेगा। इसलिए मैंने पहले एब्सोल्यूट को समझा दिया था कि हमेशा एक ही वैल्यू रहती है। एब्सोल्यूट कोड वो होगा उसके अंदर सी लिखा हुआ है ना, हमेशा वहीं पे जाके वो रिजाइड करेगा। अगर आपको कंपाइल टाइम पे पता है कि जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इस रैम के कौन से पोर्शन में जाके रिजाइड करेगा, तो फिर उस वक्त कंपाइलर करेगा। याद रखना ये जो कोड है ना कंपाइलर की जिम्मेदारी है, कंपाइलर जनरेट करता है, या कंपाइलर कह लो बाइंडिंग करता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग हमने पहले भी देखा था। तो ये हमेशा एब्सोल्यूट कोड जनरेट होगा। लगाई हुई है नहीं लगाई हुई थी, स्टॉप करवा दी है। लगी लगी हुई है यार, मर्जी है समर आपकी। कंफ्यूज हो ठीक है, हमने समझ लिया कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या होती है। कंपाइल टाइम पे आपके कंपाइलर को पता चल जाता है ये रैम में इस जगह पे स्टोर होगा प्रोग्राम, तो वो एब्सोल्यूट कोड जनरेट कर देता है, मतलब हमेशा एक ही कोड इस तरह का ही रहेगा। अब इसके एग्जांपल क्या है कि जहाँ पे छोटा सिस्टम है, छोटी रैम है, एम्बेडेड सिस्टम में, या उसको पता है कि यार एक दो सिर्फ पोर्शन है उसके, ये कह लो लो या हाई, तो ये जो भी प्रोग्राम है हमेशा मेरा जाके हाई वाले पोर्शन में रिजाइड करेगा। तो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कंपाइलर को पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे रिजाइड करेगा। तब मसला क्या है, देखो इफ द लोड एड्रेस चेंजेस एट सम लेटर टाइम। अब लोड एड्रेस ये था कि हाई पोर्शन मैंने ये बनाया हुआ था, लो ये बनाया हुआ था, थोड़ी देर बाद मैंने कह दिया यार हाई को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और लो को यहाँ पे ले आता हूँ, यानी कि मैंने लोड एड्रेस ही चेंज कर दिया। फिर हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लो में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइन करता है, यूजर प्रोसेसर रिजाइन नहीं कर सकता। उस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, देन द प्रोग्राम विल हैव टू बी रिकम्पाइल्ड। फिर आप प्रोग्राम को रिकम्पाइल करोगे। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि जाके जो भी आप IDE यूज कर रहे हो वहां पे जाके अगेन से कंपाइल करके अलग से दोबारा कोड बनाओगे। तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे MS DOS, वो ये टेक्निक यूज किया करते थे। अगेन हमारे पास लोड टाइम, याद रखना लोड से ही मुराद है लोडर करेगा। ये लोडर भी एक यूटिलिटी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हार्ड डिस्क में पड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को रैम के अंदर लेके आता है, वो लोडर का काम। तो लोड टाइम पे है, यानी कि रैम में लेके आएगा जब, तब ये बाइंडिंग करेगा। इफ द लोकेशन एट विच प्रोग्राम विल बी लोडेड इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम। अब हमें नहीं पता कि हमेशा हमारा प्रोग्राम जो है ना इसी लोकेशन पे जाके रिजाइड करेगा, तो जाहिर है हम उस वक्त बाइंडिंग नहीं कर सकते। देन द कंपाइलर मस्ट जनरेट रीलोकेटेबल कोड। तब वो एब्सोल्यूट कोड नहीं जनरेट करेगा, रिलेटिव कोड कह लो या रीलोकेटेबल कोड जनरेट करेगा। क्या मुराद है इससे मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी लेट्स से इंटीजर x, तो कंपाइलर कहेगा कि ये जाके ना एड्रेस नंबर 1 पे स्टोर होगा। फिर वो कहेगा लेट्स से इंट y, तो कंपाइलर डिसाइड करेगा ये एड्रेस नंबर 2 पे जाके स्टोर होगा ये इंस्ट्रक्शन जो। अब ये वाकई 1 2 पे स्टोर नहीं होगी। जब ये लोड प्रोग्राम होगा ना तो MMU आएगा, वो डिसाइड करेगा रैम में ये प्रोग्राम किस जगह पे होगा। लेट्स से कि उसने इसको ये जगह दे दी, अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस है लेट्स से 121, और ये वैल्यू हमें पता चलेगी बेस रजिस्टर से। तो इसका जो एक्चुअल एड्रेस होगा रैम के अंदर वो बेस प्लस ये वाला एड्रेस
जो इसने अभी जनरेट किया है 1, ये होगा, यानी कि 122। और आप देख लो वाकई ही ये 122 पे ही एड्रेस पड़ा, इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी। तो ये रिलेटिव है, मतलब किसी एक बेस आपने ले ली कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे आप बताओगे कहाँ पे। और ये लोडर का काम है, मैंने बता दिया। तीसरा हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम है, यानी कि जो डायनेमिकली चेंज होता है, और मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को करते हैं। क्या उनको ना पता होता है कि लोड टाइम पे कहाँ पे जाना है या कंपाइल टाइम पे? डायनेमिकली सारा। किसी क्या एग्जांपल है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना रन टाइम पे यूजर से अरे लेनी है, और वो मुझे साइज बताएगा कि 50 साइज के अरे लो। अब देखो मुझे ये तो पता है कि उस अरे का नाम होगा लेट्स से ए, चलो ठीक है जी, ए नाम की अरे बनेगी मेमोरी में, लेकिन उसका साइज कितना होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। इवन कि मैं लोड टाइम पे भी नहीं बता सकता जब प्रोग्राम उठ के आ रहा होगा। वो भी कोड ही उठ के आ रहा है ना, उस यूजर ने तो अभी इनपुट दी नहीं है। तो ऐसी चीजें जो जिसका डिसीजन ही रन टाइम पे होता है डायनेमिकली, तो ऐसी कोड जो है उसकी बाइंडिंग भी एग्जीक्यूशन टाइम पे ही होती है। तो हमने कंपाइल टाइम जो कंपाइलर करता है, लोड टाइम जो लोडर करता है, और एग्जीक्यूशन टाइम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सोलली अपनी जिम्मेदारी है, तीनों टाइम की बाइंडिंग को देखें। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। इसमें ठीक है सबको क्लियर एड्रेस बाइंडिंग 3 टाइप की? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जी सर क्लियर है। ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस देख लो। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा था इंट एक्स थी, तो मैंने सर काफी नहीं है। सीपीयू ने ये सिर्फ आखिरी टॉपिक पढ़ना है, फिर इसको ये फिर बंद करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। सर ये पढ़ा दे। हाँ देखिए, मैंने कहा था कि इंट एक्स लिखी तो उसने कहा कि ये एड्रेस नंबर 1 पे स्टोर होगी। अब ये कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू बना रहा है कि 1 है। इसी तरह इंट वाई थी, वो मैंने कहा था कि 2 पे स्टोर होगी, और हमने कहा था ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है। एक्चुअल एड्रेस क्या होगा कि बेस के अंदर आप इसकी वैल्यू को ऐड करोगे। लेट्स से बेस में पड़ा है 1000, 1001 प्लस ये वैल्यू, तो एक्चुअल इसका एड्रेस होगा 1001। तो जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है या कंपाइलर जनरेट कर रहा है, वो एक्चुअल एड्रेस नहीं होता, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। जैसे अभी मैंने 1 और 2 के एग्जांपल दिए, दोनों लॉजिकल एड्रेस है जो सीपीयू ने या कंपाइलर ने जनरेट किए। और जो इसके मुकाबले में एक्चुअल एड्रेस हमें मिलता है, वो कोई ना कोई मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होगा, बेस रजिस्टर होगा, लिमिट रजिस्टर होगा, उसमें से वैल्यू गुजार के उसके बाद मिलेगा। जैसे अभी हमें 101 अचीव हुआ है। अब ये देखो 1001 और 1 बिल्कुल अलग अलग एड्रेस है। ये एक्चुअल एड्रेस है जो हमें बाद में मिला है, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। हम इसको पढ़ भी लेते हैं। देखो, एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। मैंने समझा भी दिया सीपीयू कैसे जनरेट करता है। आल्सो रेफर्ड एज वर्चुअल एड्रेस, इसको आप वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे। और तीसरा पॉइंट है यूज एज रेफरेंस, इसी को आप रेफरेंस के तौर पे यूज करोगे। किस लिए? टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि बेस में इस वैल्यू को ऐड करोगे तभी आपको एक्चुअल फिजिकल एड्रेस मिलेगा। अब हम फिजिकल एड्रेस को देखते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या है? एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट, जो एक्चुअल होता है जिसको एमएमयू सीन करता है, वो आपका फिजिकल एड्रेस है। जैसे मैंने अभी 101 देकर समझा भी दिया। It is the actual location in main memory at which the particular instruction or variable is loaded. ये एक्चुअल जगह है जहां पे एक्चुअल में int x या int y रिजाइड करेगा। It is also called absolute address, इसको आप absolute address भी बोलते हो। आपको absolute की समझा जानी चाहिए। अच्छा, इसी के मुकाबले में हमारे पास लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसेस हैं। तो अभी तो और चीज है। अच्छा, वो कहता है कि लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। हमें पता है कि कंपाइल टाइम पे हमें पहले ही पता चल जाता है कि फलां जगह पे होगा, तो हम एब्सोल्यूट कोड ही जनरेट करते हैं। और इस तरह लोड टाइम पे भी हमने देखा था कि सिर्फ पॉइंट चेंज होता है कि जहां पे वो एक्चुअल एड्रेस रिजाइड कर रहा होता है। जैसे हमने बेस के एग्जांपल लिया, तो वो कह रहा है कि इस सूरत में भी बाइंडिंग जो है वो सेम होगी, लेकिन कहां पे डिफर करेगी हमारे पास? एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग में। उसमें आपके पास जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा और जो आपका एक्चुअल एड्रेस होगा जिसको आप फिजिकल एड्रेस बोल रहे हैं, ये दोनों आपस में चेंज होंगे। चेंज तो खैर हमारे पास लोड टाइम में भी होता है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस उसका चेंज होता है, बाकी चीजें रिलेटिवली हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास चेंज होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम में, और जितने भी हम आगे इसकी मैपिंग देखेंगे वो हम एग्जीक्यूशन टाइम पे देखेंगे। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से समझना है। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इन रेफरेंस टू अ प्रोग्राम इन अ लॉजिकल इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस। क्या मुराद है इससे? अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि एक प्रोग्राम था जिसके अंदर अभी मैंने सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन ली थी, इंट x और इंट y।
तो हमने कहा था कि सीपीयू ने डिसाइड किया है कि ये एड्रेस नंबर 1 है और ये एड्रेस नंबर 2 है। इस तरह 3-4 और इंस्ट्रक्शन मैं ले लेता हूँ। किसी का इंस्ट्रक्शन नंबर एड्रेस का 5 है। अब सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का मे भी डिस्कनेक्ट हो गया है, वो दोबारा से ज्वाइन करे। लेट्स से 1 के अगेंस्ट एक्चुअल हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ था 101, 2 के अगेंस्ट हमारे पास हुआ था 112, कुछ भी हो सकता है। 4 के अगेंस्ट हमारे साथ हुआ था 131, कुछ भी, और 5 के अब हमारे पास हुआ था 151। अब इन सबको इकट्ठा सर करके आपकी अभी आवाज मैं आई है बोल दूंगा, और अभी ये रिफ्रेश हुआ है सारा। इसको मैं बोल दूंगा फिजिकल एड्रेस स्पेस, जिसको आप PAS भी बोलते हो। सबके पास आवाज चली गई थी या सिर्फ हसन का स्पेसिफिक केस है? फिर मैं दोबारा सर, सर आपकी मेरे आवाज पास चली नहीं गई सर, थी। सबके पास सबके नहीं पास आ है। रही थी चली गई। सर अच्छा मैं आपकी दोबारा, वॉइस। ये बिल्कुल ही लॉजिकल और फिजिकल बिल्कुल ही नहीं आवाज आई, या कहां तक आई थी? नहीं सर, सर सर आप ये पॉइंट लॉजिकल आए थे, एड्रेस आपके स्पेस और उसके बाद फिजिकल कुछ भी एड्रेस नहीं आया। स्पेस रहता है। अच्छा मैं स्पेसिस बता देता हूँ, ठीक है। देखो जी, मैंने कहा कि कोई भी प्रोग्राम है जाहिर उसके अंदर कोई ना कोई कोडिंग हुई है, तो मैं 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसकी 2-3 लाइनें ये हैं। लेट्स से एक है इंटीजर x और एक है इंटीजर y। एक स्लाइड पहले मैंने बताया था कि इसके अगेंस्ट कंपाइलर या सीपीयू कुछ भी लगा लो, डिसाइड करता है कि ये एड्रेस होगा। लेट्स उसने कहा कि 1 एड्रेस पे जाके रैम के अंदर ये जब लोड होगा तो सेव होगा, और ये एड्रेस सॉरी ये इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस पे, अब 2 कोई भी हो सकता है। हमने बाद में देखा था कि ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है, और उसको डिसाइड करता है एमएमयू। एमएमयू के अंदर एक बेस वैल्यू होती है, उस बेस वैल्यू में इसको जमा करके एक्चुअल एड्रेस मिलता है। तो एक मिनट, तो एक प्रोसेस का या प्रोग्राम का जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उनके अगेंस्ट जो जो भी लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट हुए हैं, जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल में 2 हुए हैं, एक 1 और एक 2, इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जिसको आप LAS भी लिखते हो। और जाहिर इनके अगेंस्ट जब एक्चुअल में हम मैपिंग करेंगे कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस मिलेगा। लेट से 1 के अगेंस्ट मिला है मेरे पास 101, और 2 के अगेंस्ट मुझे एक्चुअल फिजिकल एड्रेस मिला है 102। तो लॉजिकल एड्रेस के अगेंस्ट जो जो फिजिकल एड्रेस आपको मिले हैं उनको कलेक्टिवली सबको मिला के बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। यानी कि फिजिकल एड्रेस स्पेस रैम में एक प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस का एक्चुअल एड्रेस को बताती है कि ये इस जगह पे पड़ी है, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस हार्ड डिस्क में पड़े हुए एड्रेस को बताता है कि सॉरी प्रोसेस को बताता है कि ये फलां फलां जगह पे पड़ा। इस चीज को मजीद हम पेजिंग में देख लेंगे जब हम आगे मूव करेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेसेस जितने भी होंगे उनको इकट्ठा करके कलेक्टिवली बोलेंगे कि वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, और उनके अगेंस्ट जो जो फिजिकल एड्रेस जनरेट हुए हैं उन फिजिकल एड्रेस को इकट्ठा करके बोलेंगे कि ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है। ठीक है, लॉजिकल आपने बोले हार्ड डिस्क में और फिजिकल रैम में। जी देखो कल हमें पेजिंग पढ़नी है, वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं कहूंगा कि हमने प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया। इसके मुराद है कि अभी प्रोसेस हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा है, उसको हम रैम में नहीं लेके आए। लॉजिकल एड्रेस स्पेस आप वहां पे लिखा नजर आएगा कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेजेस में डिवाइड करते हो। तो दूसरे लफ्ज़ में जब जो आप आज तक आपने पढ़ा है कि उसके प्रोसेस को ही डिवाइड करते हो, बेशक आप उस तरह लेके चलो, लेकिन एक्चुअल में उसके लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड किया जाता है। यानी कि अभी वो हार्ड डिस्क में ही मौजूद है, और हार्ड डिस्क का एक पोर्शन होता है जिसको बेकिंग स्टोर बोलते हो, जिसमें सारे प्रोसेस मौजूद होते हैं। बेकिंग स्टोर में जाके हम उसको डिवाइड करते हैं और वहां से एक एक करके रैम के अंदर लेके आते हैं। तो डिवीजन जो है या हमने पहले ही कर ली होती है, प्रोसेस की भी और फिजिकल मेमोरी की भी। तो कल हम मजीद इंशाल्लाह इन चीजों को देखेंगे। ठीक है जी, आज के लेक्चर में किसी को इशू है तो मुझे बताएं।